नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज में अभी तक हम 64 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज 65 है, जिसके अंदर हम 16 फरवरी का प्रथम शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम केवल मोस्ट सवालों को डिस्कस करेंगे और इससे पहले जितने भी सेट कराए गए हैं उनकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर आरआरबी एनटीपीसी 2021 ऑल शिफ्ट मैथ सॉल्यूशन नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और आज हम जो पहला पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो 16 फरवरी का प्रथम शिफ्ट का पेपर है, जिसके अंदर आपको सवाल नंबर 2 हमने दिया है। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दोस्तों, यदि आप स्पेशल रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी CB2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तैयारी के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें स्पेशल आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, यहीं से स्मार्ट वर्क के तौर पर आपका तैयारी नेक्स्ट लेवल तक जाने वाली है। इसके लिए टेक्स्ट बुक पर अभी ऑफर चल रहा है जो आपकी हार्वेस्ट ऑफ सक्सेस सेल है, जिसमें आपको मैक्सिमम TTG के कूपन कोड यूज करने से 60 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। और इस पास में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो साथ साथ SSC की या फिर आपकी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की, एक ही पास में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, वो भी एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जो टेक्स्ट बुक ऐप या फिर वेबसाइट दोनों पर इस कूपन कोड की सहायता से आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। जो सेम एग्जाम डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं, देखते हैं इन सभी सवाल का क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन होने वाला है। एक विद्यालय में 1400 लड़के और 1600 लड़कियां थी। ठीक है, इस प्रकार से थी। तो सबसे पहले देखो हम लिख लेते हैं, एक तो बॉयज हो गया, ठीक, एक गर्ल्स हो गया। दोनों का रेशियो देखते हैं तो यदि मैं 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और सरल करेंगे तो 7:3 आ जाएगा। तो हमारा रेशियो आ चुका है बॉयज एंड गर्ल्स का 7:3 आ चुका है। कितना आ चुका है? 7:3 आ चुका है। अब देखो वो क्या कह रहा है, यदि 40% लड़कियां और 60% लड़के उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है। तो 40% लड़कियां, ठीक है, ये गर्ल्स की बात चल रही है, पास हुई है, तो फेल कितनी हुई? 60%। इसी प्रकार बॉयज की यदि बात करते हैं, 60% पास हुए हैं तो कितने फेल हुए हैं? 40% फेल हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 7 अनुपात बॉयज थे और 3 अनुपात गर्ल्स थी, तो टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? 10 अनुपात हो गए। अब देखो बॉयज कितने फेल हुए हैं? 40% फेल हुए हैं। गर्ल्स कितनी फेल हुई है? 60% फेल हुई है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आप 7 को 40 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 280% आ जाएगा। इसी प्रकार से आप 3 को इससे करोगे तो ये आपका 180% आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को यदि जोड़ते हो आप तो ये कितना आ गया आपका? 460% आ चुका है। 460% आ चुका है। ठीक है, टोटल। अब हमें क्या करना पड़ेगा, आपके पास 460 को आप, जो ये 10 है टोटल, इससे यदि डिवाइड कर देते हो तो आपके पास आता है 46%। 46%। तो यहाँ जो आएगा x मानते हैं, उसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है? 46% आ चुकी है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो गया। एक तरीका और है, मिश्रण से कैसे करेंगे। देखो बॉयज और गर्ल्स इसी प्रकार से था। बॉयज कितने हो गए? 40% हो चुके हैं। गर्ल्स कितने हो गए? 60% हो गए। अब हमें दोनों का निकालना है। दोनों को यदि मिक्स कर दें, ठीक है, या फिर कुल विद्यार्थियों का बताना है कि कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो अब देखो लड़के और लड़कियां किस अनुपात में दे रखे हैं आपको? 7:3 अनुपात में दे रखे हैं। अब देखो 7:3 अनुपात में दे रखे हैं, हमारा जो मान आना चाहिए, जैसे 60 में से यदि मैं 7 घटाता हूँ तो मेरा मान जो भी आए, और 40 में से 3 घटाता हूँ तो जो भी मान आए वो इसके बीच में आना चाहिए। 60 और 40 के बीच में आना चाहिए। तो हम देखो इस अनुपात को बराबर कैसे करते हैं। यहाँ पर जितना अंतर दे रखा आपको, कितना अंतर है? 20% का अंतर है। तो इन दोनों को जोड़ लो आप, कितना हो गया? 10। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 के बराबर हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू 2 आ चुकी है। ठीक है, तो 7 की वैल्यू कितने हो जाएगी? 14 हो जाएगी, और 3 की वैल्यू 6 हो जाएगी। ये हो चुकी है। अब आप 60 में से यदि 14 घटाते हो तो आपका 46 आता है। और यहाँ भी चेक करके देख लो, 46 में से 40 घटाओगे तो 6 आ जाएगा। तो ये हमारा आ चुका है। दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम कह देंगे हमारा कुल टोटल का जितने परसेंटेज विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुआ है वो 46% है। ऑप्शन नंबर 1 हो गया आपका। इस प्रकार से भी कर सकते हो, मगर मेरे को ये जो पहला वाला मेथड है ये ज़्यादा अच्छा लगता है। सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। 10 प्रेक्षणों का माध्य कितना दे रखा है आपको? 25 दे रखा है। यानी 10 का माध्य कितना है? 25 है। अब देखो हमने क्या किया, गलती से
6 और 9 नंबर ले लिए, जबकि उनकी एक्चुअल वैल्यू 4 और 5 थी। ठीक है, इस प्रकार से तो हमें सही माध्य बताना है। यानी कि जब हमने 6 और 9 लिया तब तो हमारा माध्य 10 का कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। दो संख्याओं की जगह हमने 6 और 9 ले लिए। एक्चुअल में वो संख्या क्या थी, एक तो 4 थी, एक 5 थी। ठीक है, 4 5 थी, हमने 6 9 ले लिया, तो जो ज़्यादा था उसको कम करना पड़ेगा। हमने देखो 4 थी, 6 ले लिया, तो कितना कम करना पड़ेगा, 2 कम करना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पर 4 है, 4 कम करना पड़ेगा। टोटल कितना, 6 कम करना पड़ेगा। टोटल 6 कम करना पड़ेगा, तो माध्यम में से कितना कम करना पड़ेगा, ये कैसे करें, तो हम प्रत्येक के हिस्से में देख लेते हैं कितना कितना कम करना पड़ेगा। टोटल 6 कम करना पड़ेगा। टोटल लोग कितने, 10 है, तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आया। अब 6 को 10 से भाग दोगे तो 0.6 आ जाएगा। यानी प्रत्येक में से यदि 0.6 कम करते हो तो वो हमारा माध्य एक्चुअल सही माध्य आ जाएगा। तो एक्चुअल माध्य 25 था। ठीक है, प्रत्येक में से कितना कम करना पड़ा, 0.6 कम करना पड़ा, तो ये आपका 24.4 आ चुका है। ठीक है, तो नया माध्य हमारा सही माध्य कितना आ चुका है, 24.4 आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। एक बस अपनी यात्रा के पहले 50 किलोमीटर 95 मिनट में तय करती है और अगले 70 किलोमीटर 85 मिनट में तय करती है। बस की औसत चाल बतानी है। ठीक है, देखो अब ये सवाल देखो, अभी तक जो हम सवाल करें हैं औसत चाल के, वो क्या थे, दोनों दूरी बराबर थी, मगर यहाँ पर पहली दूरी देखो 50 किलोमीटर दे रखी है, दूसरी दूरी 70 किलोमीटर, यानी कि दोनों दूरी डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला था 2xy बटे x प्लस वाई, तो वो हम लगा नहीं सकते। किस प्रकार से करेंगे, ये आपका 95 मिनट दे रखा है और यहाँ पर आपका 85 मिनट दे रखा है, इस प्रकार से दे रखा है। अब देखो, यदि आपको पता है कि औसत चाल का हम किस प्रकार से निकालते, क्या क्या पता होना चाहिए, तो एक तो आपको पता होना चाहिए टोटल दूरी बटे टोटल समय, तो आप आराम से कर सकते हो, बस ये पता होना चाहिए आपको। ये चीज आप कभी मत बोलिए कि टोटल दूरी बटे टोटल समय, ये दो चीजें निकाल लेंगे तो औसत चाल निकल जाएगी हमारी। टोटल दूरी कितनी है, 50 और 70 करोगे तो टोटल दूरी आपकी 120 आ चुकी है। टोटल समय निकालना है हमें, 95 प्लस 85 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 190 आ जाएगा, मगर ये मिनट में है। इसको आवर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें, चाहे आंसर देख लो, चाहे ये किलोमीटर देख लो, दूरी देख लो, किलोमीटर में दे रखी है, आंसर हमारा किलोमीटर प्रति आवर में दे रखा है, तो हमें इसको भी, समय को भी आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो जब आप 190 को 60 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, इस प्रकार से 190 मिनट थी, आवर में चेंज करने के लिए हमने 60 से डिवाइड कर दिया। अब ये 60 है जो ऊपर आ जाएगा और नीचे आपके 190 बचेगा, 190 ही आएगा ना, देखो 90 और 90 180 आएगा, 90 नहीं आएगा, 180 आएगा ये। ठीक है, इस प्रकार से हो चुका है, ये भी 180 आएगा। अब 60 से 180 है जो ये कितनी बार कटेगा, 3 बार कट जाएगा, और 3 से यदि मैं इसको काटता हूँ तो ये 40 बार कट जाएगा। तो औसत चाल आपकी कितनी आ चुकी है, 40 किलोमीटर प्रति आवर आ चुकी है। ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 16 में बात कर रहा है ABC एक त्रिभुज की भुजाएं हैं, जहां पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ये है, तो त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज होगा, समबाहु होगा, समद्विबाहु होगा, अधिक कोण होगा, समकोण होगा, इस प्रकार से किस प्रकार का होगा। तो हम देखो सबसे पहले ये रख के देखते हैं, यदि हमारा समबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा कि ए बराबर बी बराबर सी, इस प्रकार से होगा। और इसको भी मैं मान लेता हूँ कि मेरा कुछ भी मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ, कुछ भी मान लो आप, या फिर यही मान रखो आप। तो देखो ए बी सी सब बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा ए स्क्वायर, बी को भी मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूँ और सी को भी ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। बाकी इधर भी आप इसी प्रकार से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर सकते हो। दोनों तरफ देखो बराबर बराबर है, 3a स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ बराबर आ चुका है। तीनों भुजाओं को हमने क्या किया, बराबर। समद्विबाहु की कंडीशन हमने रख दी है, ए बराबर बी बराबर सी रखा, तो दोनों बराबर आ चुके हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 1 हमारा राइट है, सही होगा। तो ये हो चुका है आपका। आगे बढ़ते हैं, सवाल 17 की बात करते हैं। यदि a बराबर इतना दे रखा है और b बराबर इतना दे रखा है, इसका मान बताना है आपको। तो देखो अब आप यहाँ गौर से देखो, जो a दे रखा है और b दे रखा है वो क्या है, आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो हम ये कह सकते हैं कि b बराबर क्या हो सकता है, 1/a, या फिर
या फिर क्या कह दोगे आप कि 1/b बराबर, हाँ यही b बराबर क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं 1/a कह सकते हैं। ये हो चुका है। अब आपके पास क्या बन चुका है, ये तो a हो चुका है और ये कितना हो चुका है, ये आपका 1/a हो चुका है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी यदि रखें तो ये a² हो जाएगा, ये 1/a² हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका a रखोगे और बाकी 1/a रखोगे तो a से a कट जाएगा। यहाँ क्या बचा a² प्लस 1/a² -1 बचा। इसका मान आपको निकालना है। आपको दे रखा क्या है, a दे रखा है 1/a दे रखा है। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस 1/a यदि हमारे पास मान आ जाए तो हम a² प्लस 1/a² का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो इसका मान हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप देखो इसकी वैल्यू निकालो। इसकी वैल्यू निकालते हो तो दोनों को मैं यदि जोड़ता हूं तो क्या होता है, देखो दो ऐसी संख्याओं को यदि हम जोड़ते हैं तो जो कि एक दूसरे की व्युत्क्रम है, तो पहले को a मान लो, दूसरे को b मान लो। a b हमने देखो पहले से है दे रखे हैं सवाल में, तो हम x y मान लेते हैं। ये मेरा x है, ये मेरा y है। तो जब आप दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा x² हो जाएगा, ऊपर तो नीचे तो ऊपर तो x² प्लस y² हो जाता है और नीचे x² माइनस y² हो जाता है। इस प्रकार से हो जाता है जोड़ने पे। और घटाने पे क्या होता है, यदि मैं घटाता हूं तो भी वो वाला भी याद रख लो, 2xy/a² माइनस b² हो जाता है। यहाँ पर भी 2 आएगा साथ में, 2 तो आएगा ही। ठीक है, इस प्रकार से हो जाता है। यदि नीचे बात करें तो इस प्रकार से हो जाता है और ऊपर बात करें तो इस प्रकार से हो जाता है। ये आपका 2 नहीं होता, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 2 होता है। अब देखो आप यहाँ पर मान रखो, 3 का यदि स्क्वायर करते हो तो कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। और 5 का करते हो तो 5 आ जाता है, 5 √5 का किया। नीचे यदि करोगे तो 9 - 5 करोगे, 9 - 5 करोगे, इस प्रकार से। तो a प्लस 1/a का मान कितना आ जाएगा, ऊपर आपका 14, 2 × 14 और नीचे कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। 1 से तो ये कट जाएगा, 7 आ जाएगा आपका। यानी a प्लस 1/a का मान आपके पास 7 आ चुका है। तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, जितना ये भाग है, ये वाला जो भाग है उसका मान क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 - 2 कर दोगे। ठीक है, क्योंकि इसको हम k मानते हैं और ये क्या हो जाता है, k² - 2 होता है और माइनस में 1 और दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो 49 माइनस टोटल कितना करना पड़ेगा, 3, 2 ये और 1 ये, तो 46 आ जाएगा, 46 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो चुका है, 4 हो चुका है। ये हो चुका है। आगे बढ़े, सवाल नंबर 23 की बात करते हैं। 16 और 81 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। 16 और 81 का क्या ज्ञात करना है, मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। ठीक है, तो मध्य अनुपाती का मतलब पहले समझ लो। करना तो बहुत आसान है कि दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, 16 × 81 ये किसके बराबर हो जाएगा, x² के बराबर हो जाएगा। यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका अंडरूट लेना है हमको। उनका क्या लेना है, अंडरूट लेना है। ये बस करते ही मान आ जाएगा। तो क्या आएगा, एक तो 4 आ जाएगा, एक 9 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ जाएगा, ये हो जाएगा। मगर होता क्या है, होने का मतलब ये है कि 16 को यदि मैं एक x से डिवाइड करता हूँ और वही संख्या से x/81 करता हूँ, यदि ये दोनों संख्या बराबर है तो इस प्रकार से क्या कह सकते हैं कि हम 3 संख्याएं हो गई। क्योंकि ये वाली दोनों संख्याएं तो क्या है, बराबर बराबर है, x इधर भी x इधर भी है, तो हम कह देते हैं 16x 81। तो ये इसका क्या हो चुका है, मध्य अनुपाती हो चुका है। इस प्रकार से कह दिया है। तो इसको इस प्रकार से आप सॉल्व करते हो। अब जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो इधर तो एक तो x² बन जाता है, एक आपका 16 81 बन जाता है। तो यहाँ से ये मान आता है। बाकी आपको ध्यान ये रखना है कि क्या करना है, x का मान क्या आएगा, अंडरूट दोनों का मल्टीप्लीकेशन, अंडरूट के अंदर दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, तो उससे आपका मान आ जाएगा। आगे बढ़े, सवाल नंबर 25 की बात करते हैं। देखो सवाल नंबर 25 भी आपको एक जोरदार सवाल दिया गया है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, मगर यदि आप इस तरीके से नहीं करोगे, जैसे मैं भी ये चीज़ आपको नहीं पता है तो आप इसको नहीं कर पाओगे और फंस जाओगे। देखो क्या चीज़ है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई कितनी धनराशि 3 वर्ष में 5000 हो जाएगी। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 2%, दूसरे वर्ष के लिए 3%,
दूसरे वर्ष के लिए 3% और तीसरे वर्ष के लिए 4% है, यानी पहले वर्ष के लिए 2%, दूसरे के लिए 3% और तीसरे के लिए 4% है। अब पूछा आपसे क्या गया है, राशि पूछी गई है कि स्टार्टिंग में कितना पैसा था, बाद में कितना हो जाता है, 5,000 हो जाता है 3 वर्ष के बाद। देखो हम जानते हैं कि जो अगले वर्ष का ब्याज आता है वो किस पे आता है, पहले वर्ष पे आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि या स्टार्टिंग में मैं राशि x मान लेता हूँ, तो पहले साल कितना ब्याज है, 2%, 2% है, तो राशि कितनी हो जाएगी, 100 तो थी राशि स्टार्टिंग में, 100 मानते हैं परसेंटेज में, और 2 उस पर ब्याज आया तो राशि कितनी हो गई, 102 हो गई। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि x का 102% हो गया है, ठीक है, पहले साल में। अब जितना भी आई राशि, ठीक है, अब ये जितनी भी राशि है, अब अगले साल कितनी हो जाएगी, इस पूरी राशि की 3% के हिसाब से 103% हो जाएगी। इसी प्रकार से तीसरे साल कितनी हो जाएगी, 104% हो जाएगा, जो ये पूरा था, ठीक है। दूसरे साल जितनी भी राशि बनी, ब्याज प्लस जितनी भी मूल राशि थी, वो मिलकर उसका 104% हो चुका है तीसरे साल। तो ये टोटल राशि आ चुकी है, ये कितने के बराबर होगी, 5,000 के बराबर होगी। ये चीज़ यदि आपको नहीं पता थी तो आप फिर इस सवाल को करने में काफ़ी टाइम लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो x क्या था, हमारा मूलधन था, तो मूलधन निकालते हैं, तो बाकी सारी चीज़ों को दूसरी साइड ले जाइए। ऊपर तो देखो आपका क्या है, 5,000 है, नीचे आपका क्या आया, एक तो 102 आ चुका है, एक 103 आ चुका है, एक 104 आ चुका है, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पर नीचे 2 जीरो थी, तो मैं यहीं पे सॉल्व कर दूं, ऊपर पॉइंट आ जाएगी, यहाँ पे, यहाँ से सॉल्व किया, यहाँ पे भी पॉइंट आ गई, यहाँ से भी पॉइंट आ गई, यानी कि 1.02, 1.03, 1.04। ये देखो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, इसी प्रकार से मिल रहा है आपको। तो ये सवाल आपको इस प्रकार से करना था। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 31 की बात करते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 24 है, अंतर 10 है, तो उनका गुणनफल का दोगुना बताना है। देखो ये चीज काफी बार पूछी जाती है, ये तो आपकी रटी हुई होनी चाहिए कि दो संख्याओं का योग दे रखा है आपको और दो संख्याओं का अंतर देख रखा है, तो कैसे निकालेंगे। बहुत सवालों में बीच में पूछा जाता है, कई सवालों में तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं, कईयों के अंदर क्या है कि ये बीच में निकालना पड़ता है, उसके बाद में सवाल सॉल्व होता है। तो ये यदि आपको चीज पता है तो काफी कम टाइम लगेगा। क्या करना है कि यदि मुझे x आगे वाले का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 34 आएगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो ये हमारा x हो चुका है पहला वाला। अब दोनों को घटाते हैं, घटा दो तो कितना आएगा, 14, और 14 को 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये मेरा y आ चुका है, यानी सेकंड वाला आ चुका है, y आ चुका है। अब आपके पास x भी आ चुका है, y भी आ चुका है, दोनों का गुणनफल निकाल सकते हो। तो x इंटू वाई कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 17 7 है, कितना होता है, 17 7 है, कितना होता है, 6 का 102 होता है और 7 का 189 होता है। देखो 102 होता है और फिर उसके बाद में कितना आता है, भूल गया, 17 85 102 119 आता है, ठीक है। 17 7 कितना होता है, 119 आता है। हमसे क्या पूछा गया है, गुणनफल का दोगुना पूछा गया है, यानी कि 2xy पूछा गया है। तो आप इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 238 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 39 की बात करते हैं। दो संख्याओं का योग आपको 60 दे रखा है और उनका अंतर उनके योग का 1/6 के बराबर है, ठीक है। मान लिया योग, देखो अंतर किसके बराबर है, सबसे पहले योग तो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, 60 दे रखा है। अंतर की बात कर रहा है कि जो योग था उसका 1/6 है, कहने का मतलब, यानी कि 60 का 1/6 कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। तो अब आपके पास योग आ चुका है 60। देखो वही चीज वापस से पूछ ली है, x + y = 60 है और x - y = 10 है। तो हमसे क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। एलसीएम निकालोगे दोनों संख्याओं का, तो सबसे पहले तो हमको संख्या निकालनी पड़ेगी। अब संख्या निकालोगे तो x का मान और y का मान कैसे आएगा, दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, 70 का आधा करोगे तो 35 आ जाएगा। दोनों को घटाओ 50 और 2 से डिवाइड कर दो, 25 आ जाएगा। ये x और y का मान आ चुका है। अब इनका हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या हो जाएगा, यदि मैं इसके टुकड़े करता हूं तो मेरा 1 7 और 1 5 बनता है, और इसके करता हूं तो 5 और 5 बनता है।
तो दोनों में से कॉमन क्या आता है, 5 आ जाता है, यानी कि ये वाला कॉमन ले लिया है। अब बाकी बचा क्या, इसके पास 7 बचा और इसके पास 5 बचा, तो जो बचे हैं वो और मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो चुका है, एलसीएम हो चुका है। कितना हुआ, 25 को 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो 175 आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे बढ़े, सवाल नंबर 46 दे रखा है और ये सवाल भी अच्छा सवाल है। एक महिला द्वारा 6 घंटे में किया गया कार्य एक पुरुष द्वारा 4 घंटे में किए गया कार्य और एक लड़के द्वारा 8 घंटे में किए गए कार्य के बराबर है। तो उनका प्रति घंटे कार्य देखो हम किस प्रकार से निकालते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि एक वुमेन है ना, यानी 6 घंटे में काम करती है, यानी कि एक वुमेन यदि डब्लू कार्य करती है 1 घंटे में, ठीक है, तो 6 घंटे में जितना वो काम करती है किसके बराबर है, 4 घंटे में मैन के द्वारा काम किया गया और 8 घंटे में बॉयज के द्वारा किए गए काम के बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो इनका 1 घंटे का काम है वो निकाल लेते हैं। 1 घंटे का काम कैसे निकालोगे, बटे में जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी, तो यहाँ से वैल्यू हम गायब करके बटे में लेने की कोशिश करेंगे। कैसे लाओगे, आप इन तीनों का एलसीएम ले लो। सबसे पहले 6, 4 और 8 का एलसीएम लोगे। 6 है, 4 है, 8 है। देखो 4 8 के अंदर छुपा हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास 8 को यदि आप, और 6 के अंदर भी एक 2 है, तो हमें केवल 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 24 आ जाएगा। 24 इनका एलसीएम आ जाएगा। तीनों को यदि आप 24 से डिवाइड करते हो, तीनों को 24 से डिवाइड कर दो, तो अब यहां से क्या बचा आपके पास, W बटे आपका कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। M बटे कितना आ चुका है आपका, M बटे आपका 6 आ चुका है। और B बटे कितना आ चुका है, 3 आ चुका है। अब ये हमारे पास क्या आ चुका है, इफिशिएंसी आ चुकी है या 1 घंटे का इनका काम आ चुका है। कि जो वुमेन है वो कितना काम करती है, 4 बनाती है। मैन है वो 1 घंटे में 6 बना देता है। और जो लड़का है, बॉयज है, वो 1 घंटे में 3 बनाता है। ये है एक चीज, तो हमने इफिशिएंसी निकाल दी है। अब हमें निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क की यदि बात करते हैं तो देखो यहाँ पर एक लाइन दी गई है, यदि 8 महिलाएं प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती है। कितने दिन में, 10 दिन में। तो यहां से टोटल काम आ जाएगा हमारे पास। कैसे, कि वुमेन कितना 1 घंटे में कितनी चीजें बनाती है, 4 वस्तुएं बनाती है। ठीक है, अब देखो 1 घंटे में 4 वस्तुएं बनाती है, तो 8 महिलाएं 1 घंटे में कितना बनाएगी, 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो वो 8 घंटे में कितना काम करेगी, 8 से फिर मल्टीप्लाई कर दो। और कितने दिन काम किया, 10 दिन काम करके ये काम पूरा कर दिया, तो टोटल वर्क इतना आ चुका है। ये हमारा कितना क्या आ चुका है, टोटल वर्क आ चुका है। आ गया। अब आगे क्या कहा गया है, 10 महिलाएं, 10 पुरुष और 10 लड़के एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे, ये पूछा गया। अब देखो टोटल काम हमने निकाल लिया है, सबकी इफिशिएंसी हमारे पास आ चुकी है। अब जो पूछा गया है कितना समय लगेगा इनको, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबका 1-1 घंटे का, टोटल 1 घंटे का, यदि तीनों मिलकर एक साथ 10 महिलाएं, 10 पुरुष और 10 लड़के काम करते हैं तो 1 घंटे का काम निकालते हैं। 1 घंटे में कितना काम करते हैं ये निकाल लेते हैं। तो देखो 1 घंटे का कार्य निकाल लेते हैं तीनों का, क्या हो जाएगा, देखो वो एक वुमेन कितना 4 बनाती है, तो 4 इंटू 10, 10 वुमेन इतना बना देगी 1 घंटे में। इसी प्रकार से एक मैन 6 बनाता है तो 10 मैन इतना बना देंगे। इसी प्रकार से एक बॉयज 3 बनाता है तो 10 लड़के इतना बना देंगे। टोटल ये हो चुका है आपका 40, 60 और 30, 130 हो चुका है। 40, 60 और 30, 130, यानी 1 घंटे में टोटल इतना काम कर देंगी ये 10 महिलाएं, 10 पुरुष और 10 लड़के मिलकर। ये हो चुका है। अब यदि एक साथ मिलकर 8 घंटे काम करते हैं, ये तो 1 घंटे का काम आ चुका है इनका। 8 घंटे का काम यदि निकालते हैं, 8 घंटे का यदि कार्य निकालते हैं, 8 घंटे का यदि कार्य निकालते हैं तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 130 इंटू 8 के बराबर आ जाएगा। 130 इंटू 8 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इतना आ चुका है। अब पूछा गया कि उसको कितने दिनों में खत्म कर देंगे, तो हमारे पास आ चुका है 1 दिन का काम आ चुका है। ठीक है, और टोटल काम इतना है, तो अब दिन निकालने तो आराम से निकाल सकते हैं। तो दिन बराबर या समय बराबर क्या आ जाएगा, टोटल वर्क बटे 1 दिन का काम बटे
एक दिन का काम ये, ठीक है, हो जाएगा। टोटल वर्क कितना है, मैंने अभी तक इनको मल्टीप्लाई नहीं किया है क्योंकि कुछ कट जाएंगे, इसलिए 130/8 इस प्रकार से हो चुका है। तो एक 8 से एक 8 कट जाएगा, एक 0 से एक 0 कट जाएगी। ऊपर कितना आया, 4 × 8 48 आ चुका है, और नीचे कितना आया है, 13 बचा है। 48/13 बचा है, तो 13 का जब आप भाग दोगे, 13 3 39, ठीक है, तो 3 बार तो जा चुका है, नीचे 13 ही बचा है ना। 8 से तो देखो 8 कट चुका है, ऊपर 4 8 32 आएगा, ऊपर कितना है, 32 है, तो 13 दूनी आएगा। तो यहां से आपका कितना आ चुका है, ये हम देखें, 13 दूनी 26 आ चुका है। बचा कितना उसके बाद में, 6/13, 6/13 बच गया। तो सही 6/13 आ चुका है, हो चुका है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। आगे बढ़े, सवाल नंबर 51 की बात करते हैं। ये दे रखा है आपको, मान ज्ञात करना है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, पॉइंट के आगे वाला है ना, ठीक है। देखो क्या होता है कि पॉइंट के पास जो ऐसे होता है, हम इसको तोड़ सकते हैं। कैसे, 2 अलग से लिख दो और पॉइंट 43 इस प्रकार से लिख सकते हो आप। पॉइंट से जैसे भी मान हो, कोई बार की जरूरी नहीं है। यदि पॉइंट में यदि इस प्रकार से मान होता है दशमलव में, हम उसको तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले 2 3 और 4 को तो आप जोड़ लो। 2 - 3 करना है और 4 जोड़ना है, तो 2 और 4 कितना, 6, और 3 घटाओगे कितना आ गया, 6, 6 में से 3 घटाओगे तो 3 बच चुका है, ये तो 3 बच चुका है। अब आगे भिन्न वालों को जोड़ना है हमको, ठीक है। इसकी बात तो खत्म हुई। अब बचा हमारे पास .43 बचा था, और -0.04 बचा है, और माइनस क्या, +0.44 बचा, ये बचे हैं, ये बचे हैं। अब देखो इनको किस प्रकार से करेंगे हम। तो सबसे पहले आप 43 बटे कितना आ जाएगा, 2 बार 99 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ करोगे तो 0.04 था, यहाँ पर भी 99 आ जाएगा। और यदि यहाँ की बात करें, ये बार हटता है तो नीचे कितना आ जाता है, कितने संख्याओं पे बार है, ऊपर 2 संख्याओं पे है तो नीचे 2 आ जाता है। पॉइंट नहीं रहता है, पॉइंट हटा दो, बार भी नहीं रहेगा, पॉइंट हटा दो, ठीक है। ये सबसे पहले जो संख्या दे रखी है वो लिख देते हैं, फिर बटे में क्या करते हैं, जितने संख्याओं पे बार है उतने 9 लगा देते हैं, इस प्रकार से। अब आप इनको कर दो, 43 में से घटाओ, 43 और 44 जोड़ोगे तो 43 और 43 46 होते हैं, 43 और 43 86 होते हैं, और 1 87 हो जाएगा। 87 में से 4 घटाओगे तो 83 बटेगा, 83/99 आ चुका है। और इसको आप वापस यदि करोगे तो किस रूप में लिख सकते हो, यानी नीचे 2 9 है तो हम कह सकते हैं कि 2 के ऊपर बार थी और यहाँ पर पॉइंट था, ये हो चुका है। तो कितना मान आया, 3 तो 1 बचा, और .83 1 है तो हम कह देंगे 3.83 हो चुका है, इस प्रकार से 3.83 हो चुका है। ऑप्शन नंबर कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। बाकी आपको 99 भी करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि प्रत्येक पर बार क्या है, बराबर बराबर दे रखी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी यदि जोड़ोगे घटाव करोगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा, क्योंकि हर पर बार है ना, जो पॉइंट के तुरंत बाद 2 अंक दोनों पे दे रखी है, इस प्रकार। नहीं तो आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा। सवाल नंबर 55 की बात करें, 7 परीक्षणों का माध्य और माध्यिकाएं क्रम से आपको दे रखे। क्या दे रखा है आपको, 7 परीक्षणों का एक तो माध्य, यानी कि एक तो मीन दे रखा है और एक मीडियन दे रखा है। ये 9 तो माध्यिका है, और माध्य कितना है, 10 दे रखा है, ये है। प्रत्येक प्रेक्षण में से एक घटाया जाता है तो प्राप्त नए माध्य और नई माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। देखो, यदि प्रत्येक में से एक घटाया जाता है, प्रत्येक में से यदि एक घटाया जाता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हर में से एक एक घटा दिया है। और माध्य क्या होता है, यदि सब में बराबर बराबर बांटा जाए तो वही हमारा माध्य, कि प्रत्येक में बराबर बराबर बांटा जाए तो एक को कितना मिला। तो यदि हम सब में से एक एक घटा देंगे तो माध्य में से भी एक कम हो जाएगा। तो यहाँ माध्य कितना था, 10 था, तो एक कम होके कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा माध्य, यदि प्रत्येक में से एक एक घटाया जाता है। अब बात करते हैं मीडियन की, बात करते हैं मीडियन क्या होता है। जैसे मेरी 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं बीच में आई, 9 नंबर आया, ठीक है, यानी कि मीडियन होता है। माध्यिका क्या होती है, आपकी बीच वाली संख्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। यदि प्रत्येक में से हम एक एक घटा रहे हैं, यानी कि पहली संख्या में से भी एक घटाया, कुछ आया, फिर दूसरी में से भी एक घटाया,
इस प्रकार सब में से एक एक घटाया, तो ये भी तो एक संख्या ही है, बीच वाली संख्या है बस, इसमें भी से भी तो एक घटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 से 8 हो जाएगी बस। इस प्रकार हम कह सकते हैं माध्यिका भी हमारी, यदि प्रत्येक संख्या में से एक एक घटाया जाता है तो माध्यिका भी हमारी कितनी हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। 9 से कितनी हो गई है, 8 हो गई है, तो ये 9 और 8 ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 57 की बात करते हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए द्वारा 998 मीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर घूमना पड़ेगा, उसको ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करें, एक चक्कर की द्वारा तय की गई दूरी याद कर लेते हैं। फिर हम तय कर लेंगे कि जो ये पूरी दूरी है उसको तय करने में से कितना चक्कर घूमना पड़ेगा। तो दूरी, चक्कर कितना घूमता है वो किससे निकलती है, ये चारों मेर, और ये क्या होता है, इसकी परिधि होती है। परिधि कितनी होती है वर्त की, 2 पाई आर होती है। अब आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21 रखोगे, यहाँ 2 से काटोगे 3 बार जाएगा। अब आप इनको यदि मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। 132 क्या है, सेंटीमीटर है। और अब हमारी कुल दूरी कितनी दे रखी है, 198। ये आपकी टोटल दूरी दे रखी है, कितनी, 198 दे रखी है। ये आपकी मीटर में दे रखी है, तो सेंटीमीटर में भी चेंज करना पड़ेगा इसको, तो 2 जीरो लग जाएगी। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 2 जीरो लग चुकी। अब आपको घूर्णन की संख्या पूछी गई है कि चक्कर कितने, यानी कि पहिया कितने चक्कर घूमेगा, तो हम कह देते हैं n चक्कर घूमेगा। n चक्कर घूमेगा तो क्या करोगे आप, ऊपर तो टोटल दूरी आ जाएगी और नीचे एक पहिए द्वारा तय की गई दूरी, एक पहिए द्वारा तय की गई, एक पहिए द्वारा तय दूरी, ये आ जाएगा नीचे, और ऊपर क्या आ जाएगा, दूरी, जो कि टोटल दूरी कह देते हैं। तो ऊपर आ गया इस प्रकार से, और नीचे क्या कर दोगे आप, 132 से इसको डिवाइड करोगे, कितना बार जाएगा। सबसे पहले थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं, इसको 11 से काटोगे तो 12 बार जाएगा, इसको 11 से काटोगे तो 1800 हो जाएगा। अब भाग दो, आप थोड़ा सा और काट दें, काट दो, ये आपका 6 से जाएगा 300, और ये आपका 2, यानी कि 300/2, यानी कि कितना बार आ गया, 150 चक्कर घूमना पड़ेगा उसको। कितने घूर्णन घूमने पड़ेंगे, 150 घूर्णन घूमने पड़ेंगे इसको। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सवाल नंबर 60 की बात करते हैं। एक किसी कार्य को समाप्त करने के लिए बी द्वारा लिए गए समय से 3 गुना और सी द्वारा लिए गए समय से 5 गुना समय लेता है। तो देखो, ए हो गया, बी हो गया और सी 3 लोग हैं। अब ए है ना, बी द्वारा लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है, यानी कि बी 1 लेता है तो ए कितना लेता है, 3 लेता है। इसी प्रकार से सी द्वारा लिए गए समय से कितना गुना समय लेता है, 5 गुना समय लेता है। ठीक है, ये समय ले रहा है, तो तीनों से एक अनुपात बना दो, तो समय का हमारे पास एक अनुपात कितना आ जाएगा। आप क्या करो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 3 और 5 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 15 आ चुका है। ठीक है, अब देखो बी क्या है, ए का कितना है, यदि ये 3 गुना है ये, तो बी कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, यानी कि इसमें 3 का भाग दे दो तो ये आपका 5 आ जाएगा बी का मान। और इसी प्रकार से सी का मान निकालना है, तो कितना, ए सी का 5 गुना है, तो सी ए का कितना हो जाएगा, 1/5, तो 15 में 5 का भाग दोगे तो 3 आ जाएगा। अब आपके पास नया अनुपात समय का आ चुका है, 15:5:3 आ चुका है, ये समय का अनुपात आ चुका है आपके पास कि ए को कितना समय लगता है एक वस्तु को बनाने में, 15 लगता है, बी को कितना लगता है, 5 लगता है, और सी को कितना लगता है, 3 लगता है। ये तो आपके पास समय का अनुपात आ चुका है कि एक वस्तु को बनाने में उनको कितना समय लगता है। अब यदि हम ये देखें कि उनका इफिशियंसी का रेशियो देखें, तो आप क्या करो, उल्टा कर दो इनको, 1/15, 1/5, 1/3, इस प्रकार से कर दो। अब ये भिन्न में मान आ चुके हैं, तो इनको सरल करने के लिए क्या करोगे आप, सबसे 15 को यदि मैं मल्टीप्लाई करूं भिन्न हटाने के लिए, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यदि मैं 15 से, तो ये आपका 1 आ जाएगा, 15 से सबको गुणा किया तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको किया तो ये 3 हो जाएगा, और इसको किया तो 5 आ जाएगा। ये अब आपके पास इफिशियंसी का रेशियो आ चुका है कि ये है ना, कि एक बराबर समय में, यानी समान समय में
ए 1 बनाता है, बी 3 बनाता है और सी उतने ही समय में 5 बनाता है। ठीक है, ये हो चुका है। यदि वे एक साथ मिलकर एक कार्य करते हैं और वे उस कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। सबकी इफिशिएंसी हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, ये मैन था, क्योंकि हमें जो रेशियो दे रखा है ना, वो समय का दे रखा था और हमने उसको क्या किया है कि वो यदि समय को बराबर करके कितना कितना बनाते हैं बराबर समय में, वो निकाल दिया है, इफिशिएंसी निकाल दिया है। ठीक है, ये तो इसमें ये मेन चीज थी। आप यहाँ उलझ सकते थे, अब यहाँ हम पहुंच चुके हैं, उलझने वाले भाग से बाहर आ चुके हैं, इफिशिएंसी निकाल दिए 1 3 5। ठीक है, 1 3 5 पहुंच चुके हैं। अब क्या कहा है कि तीनों मिलकर कितने दिनों में काम कंप्लीट कर देते हैं, 5 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। तो यहां से हमारे पास टोटल काम आ जाएगा। देखो तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, ये यदि माना 1 बनाता है, ये 3 बनाता है और ये 5 बनाता है, तीनों को जोड़ोगे तो एक दिन में तीनों मिलकर 9 बनाएंगे और 5 दिन में टोटल काम कंप्लीट कर देंगे, यानी 45 काम है। 45 काम है टोटल, जो कि कंप्लीट कर देंगे कितने दिनों में, 5 दिनों में। अब हमसे पूछा है कि ए का काम, ए कितना दिन लगाएगा, क्या पूछा है, ए का समय, ए का समय पूछा गया है, ए का समय पूछा गया है। तो देखो टोटल काम तो सेम ही रहेगा, 45 का 45, चाहे कोई भी करो काम तो उतना ही है। ए एक दिन में कितना बनाता है, 1 बनाता है। ठीक है, तो 1 से डिवाइड कर दो कि एक दिन का कार्य उसका, तो टोटल कितने दिन काम लगेंगे, उसको कितने दिन लगेंगे काम खत्म करने में, 45 दिन लगेंगे। ये आ चुका है आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ से कितना आएगा, 1 आएगा। सवाल नंबर 72 की बात करते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 दे रखा है और सेक थीटा का मान पूछा है। अब आप जानते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ये आप जानते हो। अब देखो हम यदि इसको खोलते हैं कि इस प्रकार से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से यदि ओपन करें, तो एक तो आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा बन जाएगा और एक आपका क्या बन जाएगा यहाँ से, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बन जाता है। ये बराबर 1 के बराबर आ जाते हैं, 1 के बराबर आ जाते हैं, 1 के बराबर आ जाते हैं। तो यदि मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ, इसकी वैल्यू देखो कितनी दे रखी है आपको, 2 दे रखी है, तो 2 रख दी। तो यहाँ से कितनी रखनी पड़ेगी जिससे कि 1 बन जाए, 1/2 रखनी पड़ेगी, जिससे कि ये दोनों यदि आप मल्टीप्लाई करते हो कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें देखो क्या चीज़ पता चली है। आगे से हम इतना लंबा नहीं करेंगे, ये तो हमने क्या है कि इसको समझने के लिए किया है। आगे से हम क्या कह रहे हैं कि देखो यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 दे रखा, यदि 2 दे रखा है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसलिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको यदि 2 दे रखा है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। और यदि माइनस वाला दे रखा होता तो प्लस वाला उसका उल्टा हो जाएगा, कैसे भी कर दो। आ चुके। अब देखो फिर से वही बन गया कि दो संख्याओं का योग आपको 2 दे रखा है और दो संख्याओं का अंतर आपको 1/2 दे रखा है। तो यदि पहली वाली संख्या सेक पूछा है हमसे, तो सेक थीटा का मान कितना आएगा, सेक थीटा का मान यानी कि 2 और 1/2 दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। दोनों को यदि जोड़ते हो तो 2 प्लस 1/2 आएगा और उसको आधा कर दोगे तो यानी भाग 2 से और देना है। अब यानी दोनों को जोड़ते हैं तो ऊपर कितना आ जाता है, 5/4 आ जाता है और नीचे 2 था इस प्रकार से। तो एक और मान लिया मैंने कि 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 मान लिया। अब यदि ये उल्टा होगा तो ऊपर जाएगा 5/4 और उल्टा होके ऊपर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, इस प्रकार से। अब आप देख लो कितना आ रहा है, 5/8 आ रहा है, 5/8 आंसर कैसे यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 था ना, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर भी 2 रहेगा, यहाँ पर भी कितना रहेगा, 2 क्या 4 रहेगा, 2 × 2 4 हो जाएगा आपका। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आ चुका है, 5/4 आ चुका है, ऑप्शन नंबर 3 हो चुका है। सवाल नंबर 73 की बात करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के परिवर्त और अंतःवर्त के क्षेत्रफलों का अंतर इतना दे रखा है। देखो ये तो बाद की बात है, अंतर तो बाद की बात है। सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं।
उसके बाहर यदि इस प्रकार से वर्त है तो उसको हम परिवर्त कहते हैं, और भुजाओं को टच करते हुए यदि अंदर वर्त खींचा गया है तो उसको अंतःवर्त कहते हैं। तो यदि इस त्रिभुज की भुजा, प्रत्येक भुजा ए है, ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा यदि ए है तो परिवर्त की त्रिज्या कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनसे काफी बार सवाल पूछे जाते हैं। परिवर्त और दूसरा अंतःवर्त, दोनों की त्रिज्या की बात कर रहे हो। परिवर्त की त्रिज्या और अंतःवर्त की त्रिज्या कितनी कितनी होती है। परिवर्त की त्रिज्या होती है, त्रिभुज की भुजा यदि ए है तो a/√3, और अंतःवर्त की कितनी होती है, a/2√3 ये होती है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। यदि आपको पता था तो आप ये तुरंत कर सकते हैं कि हमने परिवर्त की त्रिज्या निकाल ली है, अंतःवर्त की त्रिज्या हमें पता चल चुका है, दोनों पता चल चुका है। अब आप परिवर्त का यदि क्षेत्रफल की बात करते हो, परिवर्त का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे पाई a² बटे, यानी कि इस पूरे का त्रिज्या का स्क्वायर करोगे, a/√3 है तो a² बटे 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका क्षेत्रफल निकालोगे, अंतःवर्त का यदि क्षेत्रफल निकालते हो तो पाई बटे a² और बटे 2 का तो 4 हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा। ये हो चुका है। अब हमें देखो क्या दे रखा है। अब पढ़िए सवाल। यदि एक समबाहु त्रिभुज के परिवर्त और अंतःवर्त के क्षेत्रफलों का अंतर इतना दे रखा है आपको, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब ये है कि हमें जो ए है, भुजा ए है, उसका मान निकालना है। आपको अंतर दे रखा है तो परिवर्त बड़ा होगा, परिवर्त में से घटाते हैं, पाई a² बटे 3 में से पाई a² बटे 4.3, इसको यदि आप घटाते हो तो ये आपका 66 आता है। ये दे रखा है हमको, तो यहाँ से पाई कॉमन आ जाएगा, आपका a² कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 1/4 बचेगा, जो कि 66 के बराबर है। अब आगे देखो, पाई बचा a² बटे 3 है, यदि इसको करोगे तो यहाँ पर भी 3/4 बचेगा, ये आपका 66 के बराबर है। तो यहाँ से ये आपस में कट चुके हैं, कट गए। अब देखो आगे बढ़े, इतना तो कट गया। आगे आप क्या लिखोगे, पाई का मान रखोगे 22/7 और a² करोगे, बराबर कितना है, 66 है। तो 22 से 66 3 बार कट जाएगा, तो a² का मान 7 उधर जाके कितना आ जाएगा, 7 7, और इधर 4 और था, 4 भी था यहाँ पर नीचे, ये दोनों जाएंगे उधर, 3 7 और कितना आ गया, 4 आ चुका है, इतना आ चुका है। यानी 28 दिए कितना हो जाता है, 84 आ जाता है। a² का मान आपके पास कितना आ चुका है, 84 आ चुका है। तो भुजा मान कितना आ जाएगा, यानी कि a का मान, या फिर मत निकालो, a² ही रहने दो, ठीक है। तो a² का मान कितना आ चुका है, 84 आ चुका है। अब आपको एक नया फॉर्मूला और पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, खूब बार, हजारों बार पूछा जाता है। √3/4 a² होता है, ये होता है। अब देखो √3 है, 4 है, और a² का मान आपको रख दो। a² का मान कितना है, 84 है, रख दिया। 4 से यदि काटोगे तो कितना आएगा, 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो मान कितना आया, 21√3 आ चुका है। कितना आ चुका है, 21√3 आ चुका है। ऑप्शन नंबर कितना हो चुका है, 4 हो चुका है। सवाल नंबर 80 की बात करते हैं। ये दे रखा है, इसका मान निकालना है। तो बस इसमें आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि बीच में एक ऐसा पद आएगा, ये जो साइन 80 दे रखा है, साइन 80 का 180 का मान कितना होता है, साइन 180 का मान 0 होता है। और 0 से जब भी किसी को मल्टीप्लाई किया जाता है तो पूरा 0 हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। तो साइन 180 का मान यदि पता है तो अच्छा है, नहीं पता तो आप क्या करोगे, तोड़ दोगे इसको, किस में, 90 + 90 में तोड़ दोगे। अब देखो, सबसे पहले ये देखो कि कौन से चतुर्थांश में आया है, दूसरे में आया, तो दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। अब ये देखो यहाँ पर क्या 90 दे रखा है, 90, ये तो थीटा को मानते हैं हम, ये तो थीटा हो गया कि 90 + थीटा, 90 दे रखा है, इसलिए साइन कोस के अंदर चेंज होगा और लास्ट में थीटा जितना है वो रख दो। और कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। यानी कि साइन 180 का मान किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से ध्यान रखना था कि बीच में एक ऐसी संख्या आएगी
कि जो 0 के बराबर होगी। सवाल नंबर 81, ऐसे सवालों का हमेशा ही मान है ना लगभग 0 होता है, तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि 0 टिक मार सकते हो। हमेशा मान यही रहता है कि यदि लाइन से नंबर दे रखे है तो 0 होगा ही होगा, एक नंबर तो बीच में आएगा, चाहे साइन हो चाहे कोस हो कुछ भी हो। अब 81 की बात करते हैं। अनिल 50 रुपए में 12 के भाव से सेब खरीदता है। यानी 50 रुपए में 12 सेब खरीदता है। 12 सेब कितने में खरीदे? 50 रुपए में खरीदे। बेचे किस में? 8 सेब बेचता है वो 50 रुपए में। अब पूछा है कि परसेंटेज लाभ कैसे, लाभ बताना है कितना। तो यहाँ पर देखो 50 रुपए में खरीदा है, 50 में बेचा है, तो हम कहेंगे कि लाभ हुआ ही नहीं उसको। मगर ऐसा नहीं है, 12 खरीदे उसने, केवल 8 बेचे 50 रुपए में। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पता करने के लिए क्वांटिटी बराबर करना पड़ेगा। क्वांटिटी को बराबर करो आप। यहाँ पर 12 दे रखा है, यहाँ पर 8 दे रखा है। देखो मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इस प्रकार से हो जाएगा। यदि यहाँ किया है तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करो फिर। तो ये तो आपका देखो 24 और 24 हो चुका है, क्वांटिटी तो बराबर हो चुकी है। अब जब 50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 हो जाएगा, यहाँ 150 हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो फायदा कितने का हुआ है? 100 में खरीदा है 50 सेब, 24 सेब को, और 150 में बेच दिया है। तो 50 का फायदा हो गया है। 50 का फायदा किस पे हुआ है? 100 पर हुआ है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना आया आपका? 50% लाभ आ चुका है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब सवाल नंबर 86 की बात करते हैं। दी गई तालिका का अवलोकन करें और प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न का उत्तर क्या देना है कि 2017 की तुलना में 2018 में 17 और 18 की तुलना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ने से चीनी के उत्पादन में लगभग कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है? तो यहाँ देखना है कि कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है। तो जब 6.2 से 7 बढ़ता है, इसका मतलब कितने की? 0.8 की वृद्धि हुई है। किस पर? 6.2 पर। और परसेंट की बात कर रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि दोनों एक स्थान पर है। अब यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो ऐसे मान लो, आंसर सबसे पहले ऑप्शन देखो, इसमें बराबर है, पास पास है या दूर दूर है। तो हम कहते हैं कि दूर दूर है हमारे ऑप्शन। दूर दूर है तो आप नॉर्मली चेक कर सकते हो कि 8 से मैं नीचे क्या मान लेता हूँ? 64 मान लेता हूँ। 64 मान लो, तो 8 से 64 काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। और आएगा इधर कितना? 12.5 के आसपास आ जाता है। यानी 100/8 की बात होती है तो 12.5 आ जाता है। 12.5 किसके आसपास है? 13 के, यानी कि 13 के आसपास है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। यदि मान दूर दूर होते तो हमें क्या करना पड़ता? भाग ही देना पड़ता। फिर हम क्या करते हैं? 800 को 62 से भाग दे के देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 87 की बात करते हैं। किसी वर्ष के दौरान मुद्रित की जाने वाली पुस्तकों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक थी। नंबर ऑफ बुक्स प्रिंटेड इन 2012 में कितनी हुई, 2013 में, फिर इस प्रकार से। तो पूछा गया है कि सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पर नोट की गई। तो वृद्धि देखो, एक तो कहाँ पर हुई है? यहाँ पर हुई है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 3 जगह वृद्धि हुई है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले कि 2013 में हुई है, और 2015 में हो गई है, और 2016 में हुई है, पिछले साल की तुलना में। यहाँ पर कितने? 10 की वृद्धि हुई है। किस पर? 50 पर। यहाँ पर देखा जाए तो 10 की वृद्धि हुई है पिछले साल पर। पिछला साल कितना है? 45। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 10 की वृद्धि हुई है, इस पर 55 पर हुई है। अब देखो, अंश सबके यदि बराबर है, हमें क्या निकालना है? अधिकतम प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो देखो, जिसका भिन्न में मान ज्यादा होगा उसका परसेंटेज भी मान ज्यादा होगा, क्योंकि सबको 100 से मल्टी समान समान ही होगा, क्योंकि सबको 100 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो यानी कि सब में समान समान से ही गुणा कर रहे हैं, तो करने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना देख लो कि यदि अंश बराबर है तो जिसका हर छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। अंश यदि बराबर है तो हर जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो हर सबसे छोटा कहाँ पर दिख रहा है आपको? 2015 में दिखाई दे रहा है, 45। तो ये हो जाएगा। देखो इस प्रकार से देखिए, ये एक 5/5 क्या कर दो, ऐसे ले लो कि 20 है। 20 को 4 से डिवाइड करते और 20 को 5 से डिवाइड करते। कब बड़ा मान आएगा? जब हर छोटा है, क्योंकि अंश तो बड़ा है। भाग के देखे, देखो यहाँ पर 5 आता है, यहाँ पर 4 आता है। तो इस प्रकार से यदि अंश बराबर है तो हर जिसमें छोटा है तो वहां मान ज्यादा आएगा। तो ये आपका ऑप्शन कितना हो चुका है? 2015 किसके अंदर आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि नोट की गई है।
आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 88 की बात करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, 4 स्मार्ट बोर्ड, 1 2 3 4 5 है, 5 स्मार्ट बोर्ड की कुल संख्या को दर्शाया गया। 2015 और 2016 में एक कंपनी द्वारा आयातित विभिन्न प्रकार के स्मार्ट बोर्ड, अलग अलग तरह के हैं, 1 2 3 4 इस प्रकार से अलग अलग तरीके के स्मार्ट बोर्ड है, उनकी बिक्री आपकी 2015 और 2016 में दर्शाई गई है। पूछा क्या गया है हमसे, 2015 में टाइप 4 स्मार्ट बोर्ड का आयात और 2016 में टाइप 5 स्मार्ट बोर्ड का आयात। 2015 में, यानी 15 में ये वाली लाइन है, इसमें 2015 की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें 4 में ये 4 हो चुका है, 2015 की बात यानी कि 34 है। 2016 की बात कर रहा है स्मार्ट बोर्ड 5 में, यानी कि ये वाला 20 है। तो अब इनसे क्या पूछा है, 5 बोर्ड के आयात के कितने परसेंट के बराबर है। तो ये 34 है ना, जो 20 का कितना परसेंट है ये पूछा गया है, ये पूछा गया है। तो यहां से काटोगे तो 5 आ जाएगा, 5 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हो तो इसका आधा कर दो, 17 और एक जीरो लगा दो, 170% के आसपास, 170%। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 89 की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया गया, निम्नलिखित बार ग्राफ किसी कपड़ा कंपनी द्वारा अर्जित लाभ को दर्शाता है। ये लाभ दिखा रहा है कपड़ा कंपनी द्वारा 2012-13 के अंदर, 13-14 इस प्रकार से 17-18 तक है। तो वर्ष 2012-13 से 2017-18 के दौरान कंपनी के लाभों के संबंध में निम्न में से कौन सा असत्य है, असत्य बताना है। तो असत्य देखो ये आप चेक कर लेना। वैसे बात करते हैं पहले ऑप्शन की, कंपनी ने 5 में से 4 वर्षों के दौरान 30 मिलियन के बराबर या उससे अधिक लाभ अर्जित किया है। केवल एक ही ऐसा वर्ष है जिसमें 30 से कम है, बाकी तो 30 के बराबर या उससे अधिक है। तो पहला पॉइंट सही है, ठीक है, हमें असत्य बताना है। दूसरे में बात करते हैं, 5 में से केवल एक वर्ष के दौरान कंपनी के लाभों में गिरावट दर्ज की गई है। तो देखो केवल गिरावट कहाँ दर्ज की गई, यहाँ दर्ज की गई है, बाकी हर जगह वृद्धि हो रही है। स्टार्टिंग से देखो यहाँ पर भी वृद्धि हो रही है, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, केवल गिरावट एक ही तरफ दिखाई दे रही है, एक ही जगह दिखाई दे रही है, ठीक है, ये भी पॉइंट सही है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, उक्त अवधि के लिए कंपनी का कुल लाभ 160 मिलियन आता है। जब आप सबको जोड़ोगे ना तो आपका 160 नहीं आएगा, 162 आएगा। तो ये पॉइंट आपका गलत हो चुका है कि टोटल लाभ आपका कितना है, 162 मिलियन आता है, 162 मिलियन आता है। तो ये पॉइंट गलत हो चुका है। और चौथा पॉइंट, पिछले 2 वर्षों के दौरान कंपनी के लाभों में पदों में समान वृद्धि दर्ज की गई है। तो यहां देखो समान वृद्धि दर्ज की गई है, 28 से कितना हो चुका है, 32, और 32 से देखो कितना 36 हो चुका है। यहां पर भी 4 की वृद्धि हुई है, यहां पर भी 4 की वृद्धि हुई है, ये हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा पेपर कंप्लीट हो चुका है शिफ्ट 1 का। अब शिफ्ट 2 की बात करते हैं, 16 फरवरी सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं। यहां पर पहला सवाल 7 नंबर सवाल में क्या दिया गया है, एक बंटन दी गई है, उसमें बहुलक और माध्य के मान आपको दे रखे हैं। तो माध्यिका का मान पूछा है। तो सबसे पहले क्या होता है कि बहुलक बराबर क्या होता है, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें से 2 के मान दे देते हैं आपको, एक आप पूछ लेते हैं। यहाँ पर बहुलक का मान आपको कितना दिया है, 7.52 दे रखा है। इसी प्रकार से माध्यिका का मान आपसे पूछा गया है, ठीक है, इसलिए माध्यिका लिख देते हैं यहाँ पर। और माध्य का मान आपको 9.83 दे रखा है, ये दे रखा है। माध्यिका को एक साइड रख लेते हैं, साथ में इनको सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 2 8 16, 1 हासिल 18 और 1 19, इतना हो चुका है। 2 स्थानों के बाद पॉइंट लगा दोगे। यह आपका 7.52 था, यहाँ पर 3 माध्यिका, ठीक है, माइनस ये हो चुका है, माइनस ये हो चुका है 19.66, यहाँ लिख दो 19.66। अब आप क्या करोगे, माध्यिका को देखो यही रख लो, इसको उधर ले जाओ तो आपका इधर कितना हो जाएगा। माध्यिका को तो देखो एक साइड रखा है, 3 इंटू माध्यिका रह गया है, यहाँ पर 3 को सही से लिख दो, फिर से वैसा ही 3 इंटू माध्यिका बराबर कितना आ गया, 7.52 प्लस 19.66 आ चुका है। इन दोनों को यदि आप जोड़ते हो, एक तो 8 आ जाएगा, एक 11 आ चुका है, आगे आई हांसल 1 आई,
और ये 8 और 8 16 और एक 17 और एक आया यहाँ सेल, इतना हो चुका है 27.18 हो चुका है, 27.18 हो चुका है। तो माध्यिका ये किसके बराबर आएगा, 3 इंटू माध्यिका के बराबर है। तो माध्यिका किसके बराबर आ जाएगा, 3 का भाग और दे दो आप इसके अंदर, 27.18 के अंदर यदि 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 3 नम 27 और 06 आ जाएगा, 9.06 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है आपका। आगे बढ़े, सवाल नंबर 9 की बात करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के परिध, यानी कि वही बात आ चुकी है, समबाहु त्रिभुज दे रखा है और इसके परिध एक परिवर्त खींचा गया है। परिवर्त की त्रिज्या आप जानते हो, यदि त्रिभुज की भुजा ए है तो परिवर्त की त्रिज्या इतनी हो जाएगी, ये हम जानते हैं। अब देखो परिवर्त की त्रिज्या आपको 7 दे रखी है, तो उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई बतानी है। देखो आर आपको 7 दे रखा है, मान रख दो a/√3 बराबर आपको 7 दे रखा है, ठीक है। तो a का मान कितना हो जाएगा, 7√3 हो जाएगा। यही पूछा है आपसे, भुजा का मान ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़े, सवाल नंबर 13 की बात करते हैं। यदि tan थीटा बराबर इतना दे रखा है तो sin थीटा की बात करते हैं। sin थीटा की बात करते हैं, सबसे पहले आप माइनस को भूल जाओ, sin थीटा का सिंपल मान निकालो। सिंपल मान निकालते हैं, ये देखो tan थीटा बराबर आपको 12/5 दे रखा है, यानी कि माइनस को अभी हम काउंट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि लंब 12 है, कर्ण 5 है। यदि ये थीटा था तो ये 12, ये 5, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। 5 12 13, ठीक है। ये हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया है कर्ण। अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो हम कहेंगे लंब बटे कर्ण 12/13 हो जाएगी, 12/13 हो जाएगी। तो ये मान आएगा। अब आप जब ऑप्शन चेक करते हो तो आपको पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 में ही ऐसा दिखाई दे रहा है, बाकियों में तो ऑप्शन नंबर 1 में अंडर रूट दिख रहा है, 2 में अंडर रूट दिख रहा है, 3 में तो वैल्यू ही नहीं दिख रही, 12/15 दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हो सकता है हमारा। अब देखो माइनस की बात करते हैं कि माइनस, यहाँ पर माइनस दे रखा है, तो क्या यहाँ पर माइनस आएगा या नहीं आएगा। तो देखो ये एक चतुर्थांश होता है, हम जानते हैं कि पहले के अंदर सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जब जो दूसरे चतुर्थांश की बात करते हैं तो यहाँ साइन पॉजिटिव होते हैं। अब हमको क्या दे रखा है, tan दे रखा है, tan दे रखा है। tan कहाँ पॉजिटिव होता है, tan केवल यहाँ पॉजिटिव होता है। कहाँ पॉजिटिव होता है, तीसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है। यानी कि सेकंड चतुर्थांश में एक तो नेगेटिव होता है, tan की बात कर रहे हैं हम केवल, tan थीटा की। tan कहाँ पर, एक तो सेकंड के अंदर नेगेटिव होता है और फोर्थ के अंदर भी नेगेटिव होता है, ठीक है। यानी कि tan की वैल्यू माइनस आई है, इसका मतलब tan कहाँ कहाँ पर हो सकता है, या तो सेकंड चतुर्थांश में है या फोर्थ चतुर्थांश में है, इस प्रकार से है, ठीक है, फोर्थ चतुर्थांश में है। ये हो चुका है कि या तो फर्स्ट में है या फोर्थ में है, ऐसा हो सकता है। अब देखो हम एक त्रिभुज बना देते हैं, यदि यहाँ पर है तो इसका मतलब क्या है कि देखो उनमें से एक भुजा नेगेटिव हुई होगी, तभी तो माइनस आया होगा। या तो देखो tan सेकंड के अंदर होगा या फोर्थ के अंदर, तो यहाँ दोनों पे नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। अब आपको यदि यहाँ पर होता, सेकंड के अंदर होता, ये तो tan की बात थी, साइन क्या हो जाता, चाहे tan नेगेटिव हो लेकिन यहाँ पर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इस प्रकार से। लेकिन यदि फोर्थ में होता तो क्या आता, साइन यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव होता है। tan भी नेगेटिव होता है यहाँ पर और साइन भी नेगेटिव होता है। यहाँ पर tan नेगेटिव होता है लेकिन साइन पॉजिटिव होता है। तो देखो tan नेगेटिव था लेकिन साइन का मान यदि वो सेकंड के अंदर होता तो पॉजिटिव आता और फोर्थ के अंदर होता तो नेगेटिव आता। अब हमें बता नहीं रखा है कि थीटा बराबर कितना था, तो दोनों मान आ सकते हैं। केवल इतना कह रखा है कि tan नेगेटिव दे रखा है। tan नेगेटिव कब होता है, जब सेकंड में होता है और जब फोर्थ में होता है। तो साइन के दोनों मान आ सकते हैं कि ये मान तो आ ही सकता है, इसके साथ प्लस वाला मान भी आ सकता है, ये दोनों मान होने चाहिए थे। अब केवल ये मान दे रखा है इसलिए आंसर ये भी सही है। बाकी यदि जिस ऑप्शन में 2 मान दिए होते तो वो ज़्यादा सही होता, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। मगर यदि ऐसा होता कि एक ऑप्शन में -12.3 दे रखा, एक में 12.3 प्लस दे रखा और तीसरे ऑप्शन में दोनों दे रखे, तो हम दोनों वाले को टिक करते।
ठीक है, आगे बढ़े, सवाल नंबर 16 की बात करते हैं। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो चुका है? 4:3 है। ठीक है, ये दे रखा है आपको। क्या करेंगे हम? अब देखो यहाँ पर उसने समरूप त्रिभुज नहीं बात करी है, सिंपल त्रिभुज है, उनका अनुपात दे रखा है। तो हम कह देंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है कि 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है। तो अब यदि दूसरा और है, दोनों का अनुपात दे रखा है, तो नीचे बट्टे में एक और लगा दो, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, इस प्रकार से। अब दोनों तरफ जो वैल्यू है वो रखते जाओ आप। देखो 4/3 दे रखा है, रख दिया। इसी प्रकार से ऊंचाई कितनी दे रखी है उनकी? देखो 1/2 से तो 1/2 कट गया। यहाँ आधार में उनके आधार का अनुपात तो निकालना है, तो पहले वाले का आधार को हम मान लेते हैं x, दूसरे वाले को y मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। या आप 1 कर सकते हो, या हम ऐसे कह सकते हैं कि पहले वाले का आधार क्या हो गया? आधार 1 हो चुका है, दूसरे वाले का क्या हो चुका है? आधार 2 हो चुका है, ऐसे कह दो। और ऊंचाई आपको 3:4 के रेशियो में दे रखी है। ठीक है, ये हो चुका। तो अब यहाँ से मैं क्या करूँ? आधार को तो इधर रखा, और इस ऊंचाई को यदि मैं उधर ले जाता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा? आधार 1 आधार 2, ये तो एक साइड पड़े। 3 4 को उधर लेके गया तो ये उल्टे हो जाएंगे। तो 1 4 था, 1 4 और आ चुका है, 1 3 था, 1 3 और आ चुका है। 16:9 हो जाएगा। 16:9 कहाँ पर मिल रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है, ये हो जाएगा। 19 की बात करते हैं। 19 सवाल को कैसे करोगे? सबसे आसान तरीका क्या है? देखो ऐसा सवाल आपको जब भी मिले ना, आपको क्या करना है? जो पहला देख लो, उन दोनों का अंतर देखो। सबसे पहले जो दो संख्याएं दे रखी है 1 और 4, ठीक है, प्रत्येक का अंतर देखो 3 3 का है। तो आप क्या करोगे? 3 से भाग दे दोगे, 3 से सबसे पहले भाग दे दोगे, ठीक है। फिर जो पहली संख्या थी, पहली संख्या कितनी है? 1/1, ये लिखोगे। और लास्ट संख्या कितनी है? 1/50, इसको घटा दोगे, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। ये करना है आपको। सबसे पहले क्या करोगे? ऊपर तो देखो 1 1 होना चाहिए, ये ध्यान जरूर रखना, ऊपर 1 1 होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या करना है आपको? जो नीचे दोनों संख्याएं दे रखी है, प्रत्येक के अंदर अंतर समान है। कितने का है? 3 का अंतर है, तो हम 3 का भाग दे दिया। फिर देख लो अब पहली संख्या कौन सी है और लास्ट संख्या कौन सी है। तो पहली संख्या 1/1 है। देखो इसके अंदर देखते हैं, ऐसे था 1/, तो इसमें पहली संख्या यदि हम देखें तो ये क्या है? 1/1 ले लो आप, ठीक है। और नीचे क्या है? यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो हम 1/1 कर देंगे। और लास्ट वाली संख्या कितनी है? 47/50 है, तो हम लास्ट वाली संख्या 1/50 ले लेंगे, ठीक है, माइनस, इस प्रकार से कर देंगे। तो बस ये कर दो आप, और बाहर 3 से भाग दे दिया है, तो आपका मान आ जाएगा। मान निकालोगे तो बाहर 1/3 रह चुका है, अंदर 50, 50 में से 1 घटाओगे तो 49 आ चुका है। ये आपका 49/150 आ चुका है, ये आ जाएगा आपका। इस प्रकार से करना है हमको। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि यदि आप देखो पहले वाले को लेते हैं, पहले वालों के लोगे तो क्या है? 1.4 है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ? तोड़ के कैसे लिख सकता हूँ कि 1/1 माइनस 1/4, इस प्रकार से टूटता है, इस प्रकार से टूटता है। अब देखो यदि आप इसको करते हो, ये इस प्रकार से टूटेगा और ऊपर 3 आएगा, 3 आएगा यहाँ पर। यदि 3 और लेगो तब आएगा, 3 और लेना पड़ेगा आपको, इसका मान आता है। यानी कि 1/, इसका मान कितना आएगा? ये करना पड़ेगा आपको, और साथ में 1/3 से आपको डिवाइड करोगे तब इतना मान आएगा, इस प्रकार से। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले ऊपर नीचे 3 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे? इनको यदि खोलोगे, इस 3 को अंदर ले जाओगे, हर भिन्न के ऊपर 3 को ले जाओगे। सबसे पहले ऊपर नीचे 3 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप इस ऊपर वाले 3 को अंदर ले जाओगे, तो आप लिखोगे 3.14 प्लस 3.4.7, फिर आप लिखोगे 3.7.10, इस प्रकार से लिखते हुए चलोगे, और लास्ट आएगा 47.50, इस प्रकार से लिखोगे। अब देखो बाहर तो 1/3 है, इसको पहले वाले को आप क्या लिख सकते हो? 1 के। तो अब जब आप इनका एलसीएम लोगे तो सेम यही वैल्यू आने वाली है। इसी प्रकार से दूसरा तोड़ोगे तो आप 1/4 माइनस 1/7 आएगा, इस प्रकार से आएगा। लास्ट वाला 1/47 माइनस, यहाँ पर भी 3 था,
1/50 इस प्रकार से आएगा। अब देखो ये 1/4 से 1/4 कट जाएगा क्योंकि ये माइनस है प्लस, इस प्रकार से सारी संख्याएं कटती जाएगी और पहली लास्ट बचेगी। तो आपको शॉर्ट मेथड बता दिया किस प्रकार से करना है कि जो दोनों संख्याएं दे रखी है तो उनका अंतर जैसे 3 था तो 3 से भाग दे दो, फिर पहली संख्या और लास्ट संख्या लिख दो आप बस इस प्रकार से। अब देखो आगे बढ़ते हैं। कई बार इस प्रकार का सवाल मिलता है आपको, सवाल नंबर 24 इस प्रकार का सवाल मिलता है 1 + 1/3 1 + 1/4 इस प्रकार से आगे चलता रहता है। तो यहाँ देखो 3 है, यहाँ 1 बढ़ रहा है, फिर 1 1 बढ़ रहा है, इस प्रकार से वो n-1 तक बढ़ रहा है। तो आप क्या करो, पहले वाला का एलसीएम ले लो और लास्ट वाले का एलसीएम ले लो, या फिर ऐसे ध्यान रखो कि पहले हमको क्या करना है, इस प्रकार का यदि आपको 1 + 1/3 इस प्रकार से मिले, ठीक है, आपस में मल्टीप्लिकेशन में इस प्रकार से मिले तो क्या करोगे, आपको भिन्न में लिखना है। ऊपर क्या लिखना है, जितना यहाँ दे रखा है उससे एक अधिक लिखना है, n लिख दिया, और जितना यहाँ दे रखा है वो हर में लिखना है आपको। यानी कि जो लास्ट में दे रखा है ना आपको, उससे एक ज़्यादा ऊपर लिखना है, और जितना पहली संख्या में दे रखा है उतना हर में लिखना है। तो ये आपका मान आ जाएगा, बस इतना करना है आपको, ये आ जाएगा। क्योंकि जब हम इनका एलसीएम लेते हैं ना, प्रत्येक का अलग अलग एलसीएम लो आप, तो क्या होता है कि यहाँ 3 बटे ऊपर तो 4 बन जाएगा, नीचे 3 बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 5/4 हो जाएगा, इसी प्रकार यहाँ पर 6/5 हो जाएगा। तो ये क्या है 5 बटे, और यहाँ पर इसी प्रकार से 6/5 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना था, 5 था, यह अगर 3/4 हो चुका है ऊपर, इसी प्रकार से यहाँ पर 5/4 बन जाएगा, और इसी प्रकार से यहाँ पर 6/5। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 इस प्रकार कट जाएगा, और लास्ट वाली और पहली वाली संख्या बचेगा। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये आपको इसका तरीका बता दिया कि आपको इसको किस प्रकार से करना है। आगे बढ़ें, सवाल नंबर 26 की बात करते हैं। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 16 क्लिप खरीदी और 25% के लाभ पर बेच दिया, तो 1 रुपये में वो कितनी क्लिप बेची है उसने, ये पूछा गया। 1 रुपये में कितनी खरीदी वो पूछा गया। ठीक है, तो देखो हमारे पास सबसे पहले आया है 25% का लाभ। इसका मतलब क्या है, 1/4, यानी 4 की वस्तु को उसने 5 में बेच दिया है 1 का लाभ कमाकर, ये है। अब देखो 16 क्लिप 16 क्लिप कितने में बेची है, 1 रुपये में बेची है, 1 रुपये में बेची है। तो हम कहेंगे यहाँ आप लिख दोगे 16 क्लिप कितने रुपए में बेची है, 1 रुपये में बेची है। क्लिप की संख्या है 16। ठीक है, तो 5 अनुपात की वैल्यू आपके पास दे रखी है। एक क्लिप का मूल्य आप निकाल लोगे, कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। देखो यहाँ से हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 रुपये की 16 क्लिप दे रखी है आपको, तो 5 रुपये की कितनी क्लिप बेची होगी उसने, 5 रुपये की, यानी कि कितनी क्लिप बेची होगी। तो हम कह देंगे 16 5 80, 80 क्लिप बेची है उसने 5 रुपये में, 5 रुपये में बेची है, 5 रुपये में 80 क्लिप बेची। अब देखो खरीदी कितनी है उसने, खरीदी कितनी है, 80 खरीदी है, क्योंकि ये तो 5 रुपये में बेची है, 4 में खरीदी 5 में बेचती, यानी 5 में उसने कितनी खरीदी है, 80। देखो 5 में उसने कितनी बेच दी है, 80 बेचती है। ठीक है, इतनी ही उसने खरीदी है, कितने में, 4 में खरीदी है, 4 में खरीदी है, 4 में 80 खरीदी है, 4 और 5 में 80 बेच दी है। ठीक है, तो देखो अब 80 उसने 4 में खरीदी है, तो 1 रुपये में की बात कर रहे हैं, 1 रुपये की बात कर रहे हैं ना, यानी कि 4 रुपये में उसने 80 खरीदी है, तो 1 रुपये में कितनी खरीदी होगी, 80/4 करोगे आप, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 46 की बात करते हैं। एक समकोण त्रिभुज के आधार और ऊंचाई क्रम से आपको कितना कितना दे रखा है, 15 और इतना दे रखा है। तो सम्मुख शीर्ष से कर्ण पर डाले गए
कर्ण पर डाली गई ऊंचाई या लंब की लंबाई बतानी है। देखो ये ए बी सी एक त्रिभुज है। एक भुजा आपको देखो आधार आपको 15 दे रखा है, ऊंचाई आपको 8 दे रखी है, तो यहाँ से कर्ण कितना हो जाएगा? हम कहेंगे कर्ण 17 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो 17 आ जाएगा। नहीं तो आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, 8 15 17 इस प्रकार से हो जाएगा। अब उसने पूछा क्या है, यदि हम सामने वाले शीर्ष, ये समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर यदि हम लंब डालते हैं तो ये ऊंचाई बतानी है हमें, इसकी लंबाई बतानी है कितनी होगी। तो यदि m बराबर ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर होता है कि देखो यदि ये भुजा a है, ये b है और ये भुजा c है, तो a इंटू बी बटे सी इसके बराबर होता है। यदि ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप 2 मिनट का सवाल है ये, तो 8 इंटू 15 बटे 17 कर दोगे आप, ठीक है। 15 8 है 120 होते हैं, बटे 17 करोगे। भाग कितनी बार गया? भाग गया आपका 7 बार गया, 119 और 1/17, 7 सही 1/17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 52 की बात करते हैं। 4500 रुपए की धनराशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष और 8 माह की अवधि के पश्चात प्राप्त किया गया मिश्र धन बताना है। देखो अब आपको क्या दे रखा है कि 12% है, 4500 रुपए की राशि का मिश्र धन बताना है। कब? 2 वर्ष और 8 माह का बताना है। 2 वर्ष और 8 माह का बताना है। तो देखो क्या होगा, 2 वर्ष 8 माह की बात करते हैं तो पहले साल तो दर 12% तो 12%, दूसरे साल भी दर 12% रहेगी। तीसरे साल क्या करेंगे हम, प्रति महीने की दर देख लेते हैं कि देखो 12 महीने की दर कितनी लग रही है, पूरे साल की 12% लग रही है, इसलिए 12 महीने की 12% हो गई। तो 1 महीने की कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और 8 महीने की कितनी हो जाएगी? 8% हो जाएगी। यानी तीसरे साल में केवल 8 महीने हैं तो हम कह देते हैं 8% दर हो चुकी है हमारी। कितनी हो चुकी है? 8% हो चुकी है। 12% पूरे साल की है तो 12 महीनों की, तो 8 महीनों की 8% हो जाएगी। इस प्रकार से कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, पहले तीसरे साल का भी पूरा ब्याज निकाल लो 12% से और फिर उसका 8 माह का ब्याज निकाल दो। पहले 12 का पूरा निकाल लो फिर उसको, मगर ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। 8% दर कर दी हमने, यानी तीसरे साल केवल 8 माह ही है तो हमने 8% की यानी 8 महीनों के हिसाब से दर निकाल दी है। कितनी होगी? 8% होगी। अब देखो आपके ऑप्शन देखोगे ना, पॉइंटों के अंदर आ रहे हैं, पॉइंटों के अंदर आ रहे हैं, तो कोई भी ऐसा तरीका नहीं है हम जिससे आसानी से कर सकें, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, हम इनकी कंपाउंड दर बना लेते हैं। सबसे पहले 3 सालों की एक सिंगल दर बना लेते हैं। तो पहले आप क्या करो, इन दो को कंपाउंड करो। जब आप इनको कंपाउंड करोगे तो 12 + 12 + 144 आ जाएगा, 12 को 12 से करने पे गुणा, और बटे 100 आएगा, 100 कर दो और ये ऊपर पॉइंट लग जाएगा बाद में, जब इस प्रकार से 1.44। तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका 25.44% आ जाएगा। 25.44% आ गया। अब आपके पास दो दर बची है, एक तो 25.44% है और एक 8% है। तो इन दोनों से अब आप कंपाउंड करोगे ना, इन दोनों को कंपाउंड करोगे तो कितना आएगा? 25.44 + 8 + 25.44 इंटू 8/100, ये हो चुका है। अब देखो 25.44 को 8 में जोड़ते हो तो आप कितना आता है? ये 33.44 आ जाता है। एक तो ये आ चुका है। और इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आप मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32 का 2 आ जाएगा, 3 आई हासिल, 8 चौक 32 और 3 35, 3 आई हासिल, 40 और 3 43 का 3 4 आई, 16 और 4 आपका कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। जीरो कितने के? देखो पॉइंट 2 के बाद है, नीचे 2 जीरो और है तो 2 स्थान बाद और सरक जाएगी, इधर 2.03 ये आ जाएगा, ठीक है। पहले 2 स्थानों के बाद थी यहाँ पे देखो, और नीचे 2 जीरो है तो 2 और स्थान यानी टोटल 4 स्थानों के बाद आ चुकी है राइट साइड से। अब आप इनको जोड़ दो, जोड़ोगे तो कितना आएगा? पीछे तो देखो आपके पास बचा 52 का 52 बच चुका है, फिर 4 4 और इधर 03 है, तो ये आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा और जोड़ोगे आगे, ये आपका 5 और 35 पॉइंट इतनी दर आ चुकी है। टोटल दर हमने निकाल ली है, टोटल दर निकाल लिए। अब आप बस इसका, आपके पास राशि कितनी थी? इतनी थी, इसकी आप
35.4752% निकाल दोगे। ये हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि जब हम ऑप्शन देखते हैं ना तो सारे एकदम पास पास में दे दिए, एकदम पास पास में, तो हमें एग्जैक्ट मान निकालना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से कर सकते हो, सबसे आसान तरीका यही है। अब इसको मल्टीप्लाई करो आप, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट चुकी है। 45 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है एक बार मैं 5 से कर दूं, एक बार 9 से कर दूं। तो 5 से 9 से, तो पहले 9 से कर देते हैं। 9 से जब आप करते हो, मान लिया कि 5 यहाँ पर छोड़ दिया है, 9 से कर रहे हैं, तो 9 दूनी 18 हो गया, एक आई हासिल, और 9 5 45 और एक 46, 4 आई हासिल, 9 7 63, 63 और 4 करोगे, 63 और 4 हो चुका है 67, 6 आई हासिल, 9 चौक 36, 36 और 6 42, 4 आई हासिल, और 9 5 6 45, 45 और 4 49, 4 आई हासिल, 9 3 27 और 4 31, 27 और 4 31, ये आ चुका है। 4 स्थानों के बाद पीछे से, और 4 स्थानों के बाद लग जाएगी, तो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ आ चुकी है। अब वापस से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 8 है 40 हो जाता है, 4 आई हासिल, 5 6 30 और 4 34, 3 आई हासिल, 5 7 है 35 और 3 38 का 8, 3 आई हासिल, 5 दूनी 10 और 3 13, 1 आई हासिल, 5 निम 45 और 1 46, 4 आई हासिल, 5 और 4 9 और 5 दिए 15, इतना आ चुका है। और पॉइंट लगेगी पीछे से 4 स्थान के बाद में, यहाँ पर पॉइंट आ चुका है आपका 1596 पॉइंट, इतना इतना आपका ब्याज आ चुका है। और राशि कितनी थी? राशि आपकी इतनी थी, ब्याज आया आपका इतना, तो ये दोनों मिलाकर मिश्र धन हो जाएगा 38 40, इस प्रकार से। तो 40 आया, 38 आया, और इनको जोड़ोगे 9 6 10 1, इतना आ जाएगा। अब देख लो किसके बराबर है ये, 6096.38, 6096.38, ऑप्शन नंबर 3। देखो 96 यहीं पर देखने को मिल रहा है, .38, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो चुका है। सवाल नंबर 54 की बात करते हैं। देखो दो पेंडुलम 3 सेकंड के बाद, दो पेंडुलम 3 सेकंड में 2 बार बजता है। 3 सेकंड में कितनी बार बजता है? 2 बार बजता है। यानी कि दो बार बजने के बीच का अंतर कितना आ चुका है? 3 सेकंड आ चुका है, आ चुका है। यानी कि 2 बार पेंडुलम बजता है, या ऐसे मान लो 2 बार घंटी बजती है, तो उनके बीच का अंतर कितना है? 3 सेकंड का है। तो यहां पर तो अंतर आपके पास आ चुका है कि 2 बार बजने के बीच का अंतर कितना है? 3 सेकंड है, 3 सेकंड। यहां से और निकाल लेते हैं 2 के बीच का अंतर कितना है। तो देखो 5 का अंतर कितना है, वो कह रहा है कि 5 बार बजती है, कितने में? 7 सेकंड में बजती है। 7 सेकंड में 5 बार बजती है, तो प्रत्येक का निकाल लिया, तो 2 का निकाल देते हैं कितना होगा। इस प्रकार से आपका कितना आ जाएगा, ये 14.5 सेकंड आ चुका है। यानी कि यहाँ पर 2 पेंडुलम या 2 घंटियों के बीच का अंतर कितना है? 14.5 सेकंड है। ठीक है, अब यदि दोनों घड़ियाँ, दोनों पेंडुलम एक साथ बजना शुरू करते हैं, तो 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे? कितनी बार एक साथ बजेंगे? तो एक बार तो सबसे पहले बज चुके हैं, अब कितनी बार और साथ बजेंगे? ठीक है, तो आप क्या करो, इनका एलसीएम ले लो। जब मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो कितना आता है मेरा? ऊपर 14 है और इधर 3 है, ऊपर आ चुका है 42। और नीचे वालों का हम क्या लेते हैं? यदि यहाँ पर कुछ नहीं है, नीचे 1 मान लो, नीचे हम एचसीएफ लेते हैं, तो एचसीएफ कितना आया? 1 ही आएगा। देखो भिन्न का जब हम एलसीएम लेते हैं तो अंश का तो हम लेते हैं एलसीएम, और हर से लेते हैं एचसीएफ। तो ऊपर का एलसीएम लिया तो 3 और 14 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए 42 हो चुका है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 और 5 का नीचे हर का एचसीएफ लिया तो कितना आ गया? 1 आ गया। तो एलसीएम कितना आ चुका है? 42 आ चुका है, 42 आ चुका है। यानी कि दोनों घंटियां वापस से, दोनों एक साथ कब बचेगी? अब 42 सेकंड के बाद बचेगी। एक बार तो स्टार्टिंग में बच चुकी है, एक बार तो स्टार्टिंग में बच चुकी है। अब देखो 1 मिनट की बात कर रहा है, 45 सेकंड में एक बार बजेगी, तो 60
60 मिनट में, 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में कितनी बार बजेगी, तो यहाँ से भाग दोगे तो एक और आ जाएगा, तो यानी कि एक तो था ही, कितना और आ चुका है, एक बार और बजेगी, एक बार और बजेगी, क्योंकि पूरा पूरा 42 भाग एक बार जाएगा और उसके बाद में कुछ शेष बचेगा। तो ये आपकी कितनी बार बची कि 1 मिनट में 2 बार बच जाएगी। कितनी बार बच जाएगी, 2 बार बच जाएगी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 65 की बात करते हैं। सवाल नंबर 65 की बात करते हैं। कोस थीटा बराबर कोस अल्फा दे रखा है, तो आपको थीटा का मान बताना है कि सामान्य मान, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखो ये वैल्यूज है ना, आपको याद करनी पड़ेगी, इसका कोई मेथड नहीं है निकालने का, ये वैल्यू याद करने के लिए होती है। अब ये वैसे तो वैल्यू जो दे रखी है आपको, ये 11वीं 12वीं लेवल की दे रखी है, मगर अब दे रखी है तो हम इससे संबंधित बाकी वैल्यू और याद कर लेते हैं। जैसे कि साइन थीटा बराबर, यदि साइन अल्फा दे रखा है, तो साइन थीटा बराबर यदि साइन अल्फा दे रखा है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका होता है एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू अल्फा, ये वैल्यू होती है। और जहां पर अल्फा क्या है, अल्फा आपका पाई/2 से -पाई/2 के बराबर है। एक चीज तो ये, इसी प्रकार से कोस थीटा बराबर यदि कोस अल्फा दे रखा है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2πn प्लस माइनस अल्फा, जहां पर अल्फा बराबर आपको 0 से पाई होगा, 0 से क्या होगा, पाई होगा। टेन की भी याद कर लो, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, देखो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर होगा एन पाई प्लस अल्फा, एन पाई प्लस अल्फा, और यहाँ पर भी आपका जहाँ पर अल्फा कहाँ से कहाँ तक है, तो हम कह देंगे -पाई/2 से पाई/2, ये हो चुका है, इसके बीच में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। तो ये तीनों वैल्यू आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा दे रखा है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा के लिए थीटा की वैल्यू हो जाएगी जनरल मान एन पाई प्लस -1 की पावर एन। कोस के लिए क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और टेन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा। अब देखो एक चीज और पूछ सकते हैं आपसे, कई बार ऐसा होता है साइन 2 थीटा बराबर साइन 2 अल्फा, या कोस 2 थीटा बराबर कोस 2 अल्फा, टेन 2 थीटा बराबर टेन 2 अल्फा। तो इन सब के लिए मान बराबर होता है, क्या होता है, थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इन सब के लिए बराबर होता है और इनका मान ये हमें याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा सवाल नंबर कितना हो चुका है, 65, और इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, लिए कोस के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू, ये 2n पाई वाली हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 66 की बात करते हैं। समीकरण को हल कीजिए, अब इसका मान बताना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मान, आप देखो कहीं पर भी पॉइंटों में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसका आप अंडरूट लो। अब कहोगे कि इसका अंडरूट कैसे लें, तो देखो इस प्रकार से आपको वैल्यू दे रखी है, वैल्यू दे रखी है। अब आप इसका अंडरूट लोगे तो क्या आएगा, पीछे से टुकड़े किए हमने, पीछे से 2 स्थान से टुकड़े कर दिए इस प्रकार से। अब देखो पीछे वाले से क्या पता चलता है हमें, एक कब आएगा, या तो एक को 1 से मल्टीप्लाई करने से, या 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने से आएगा। आगे देखो, अब 123 से छोटा स्क्वायर क्या होता है, 123 से छोटा स्क्वायर 121 होता है, जो कि 11 का होता है। तो हम कह देंगे या तो 111 हो सकता है या 119 हो सकता है। अब पता कैसे करें कि 111 का है या 119 का है, तो इसके बीच में एक संख्या आती है 115 आती है, 5 वाले का निकालना एकदम आसान होता है। 5 वाले में पीछे 5 आता है, और 11 से
आगे 11 है, तो 11 से बड़ी संख्या 12 है, 11 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। तो ये संख्या यानी कि 11 5 का कितना हो जाता है, 132 25 होता है 32, यानी कि ये जो वर्ग है वो किसका है, 110 का वर्ग है, 111 का वर्ग है। क्योंकि देखो 115 का वर्ग तो आ चुका है, 13 225 आ चुका है, तो जो 12 321 है ये छोटा ही है, इसलिए ये 111 का होगा। अब हम एक बार चेक और कर लेते हैं कि ये 111 का ही वर्ग है। तो कैसे चेक करोगे, 111 का वर्ग आप कैसे निकालोगे, 100 के आसपास का वर्ग निकालने का पता है आपको कैसे निकालते हो। जैसे 100 से कितना ज्यादा है 111, हम कहेंगे 11 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उतना और ज्यादा कर दो। कोई चीज जितनी ज्यादा है, 100 के पास वर्ग निकालने का तरीका यही है, जो चीज जितनी ज्यादा है उसको उतना ही और ज्यादा कर दो। 11 ज्यादा है तो 11 और ज्यादा कर दो, तो 11 11 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो हम आगे तो लिख दिया 122। पीछे के 2 अंक बचे, इनके लिए क्या करोगे, कितना ज्यादा था 11, तो 11 का स्क्वायर कर दो। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। तो 2 तो अंक यहाँ पर आ चुका है, एक अंक यहाँ पर आगे आ जाएगा, तो ये हो चुका है आपका इतना, आ चुका है वापस वर्ग। तो यानी कि ये 111 का वर्ग है, ये हो चुका है। तो ये तो हो चुका है आपका 111 का, इसका अंडरूट तो आपका 111 आ चुका है। अब अंडरूट प्रश्न चिन्ह की जगह हमने x मान लिया जो निकालना था हमें, और 13431। अब यानी कि देखो ऑप्शन आपके जो आए हैं, आंसर जो आए हैं वो कोई भी पॉइंट में नहीं है, यानी कि इसका मतलब ये 111 से भाग जाएगा जो संख्या आपको दे रखी। भाग दोगे तो पहले एक बार जाएगा, फिर भाग दोगे एक एक बार चला जाएगा, भाग दो 431, पहले तो एक बार जाएगा, उसके बाद में 3 बचा 4 बचा, 3 क्या 2 बचा 4 बचा और इतना बचा, फिर 3 उतार लो। अब 2 बार जाएगा, अब कितना बचा, यहाँ पर एक बचा और यहाँ पर कितना बचेगा, ये 111 था, यहाँ पर 3 बचेगा और 3 यहाँ पर एक बचा, वापस एक बचा। यानी कि भाग कितनी बार गया, पहले एक बार फिर 2 बार फिर एक बार, 121 बार चला गया, 121 बार चला गया। तो अंडरूट एक्स बराबर कितना आ चुका है, 121 आ चुका है। तो एक्स का मान कितना आ चुका है, 11 आ चुका है। ये आ चुका है आपका ऑप्शन 11 आ चुका है। एक्स का मान देखो, अब गलत कर दिया हमने, अंडरूट एक्स का मान कितना आ चुका है, 111 आ चुका है। अब देखो यहाँ पर अंडरूट लगा हुआ है, अंडरूट कैसे हटेगा, दोनों साइड आपको वर्ग करना पड़ेगा। तो इधर यदि वर्ग करते हो अंडरूट का तो x हो जाएगा, और इधर वर्ग करते हो तो कितना हो जाएगा, 121 का स्क्वायर हो जाएगा, 121 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 121 किसके बराबर आएगा, 121 का वर्ग करते हो आप तो कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा है, तो 21 और ज्यादा कर दो उसको, तो जितना ज्यादा है उसको और उतना ही ज्यादा कर दो, तो ये आपका 142 हो चुका है। 21 का वर्ग कितना होता है, पीछे 2 स्थानों के लिए वो लिख दो। तो 21 का वर्ग होता है आपका 441, तो 41 तो यहाँ आ जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, तो कितना आ गया 14641। ये हो चुका है आपका ऑप्शन नंबर 3 हो चुका है। तो ये ध्यान रखना कि 100 के आसपास का वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे कि ले लो 105 का वर्ग हमें निकालना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई संख्या कितनी ज्यादा है 100 से, तो यहाँ पर देखो 5 ज्यादा है, तो हम कितना और ज्यादा कर देंगे, इसको 5 और बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाए। अब पीछे 2 स्थानों पे क्या आएगा, कितना ज्यादा था 100 से, 5 ज्यादा था, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाता है 25, तो ये इसका स्क्वायर हो जाता है। इस प्रकार से निकालते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब सवाल नंबर 70 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक ही करना पड़ता है। अभाज्य संख्या को निकालने का कोई मेथड नहीं है, तो हमें कैसे चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ये देखो कि संख्याएं सम तो नहीं है क्या, यानी कि लास्ट में 0 2 4 6 8 ये तो नहीं आए हैं क्या। सबसे पहले तो ये देखो, यदि ये आए हैं तो वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। उसके बाद में आप क्या करो, सारी संख्याओं को जोड़ो और देखो कि 3 का डिविजिबल रूल है ना, वो चेक करो। तो दूसरा क्या करना है, डिविजिबिलिटी
रूल किसका, डिविजिबिलिटी रूल किसका चेक करना है, 3 का चेक करना है कि 3 से उसमें भाग जा रहा है। उसका किस प्रकार से करते हैं, तीनों अंकों को जोड़ते हैं और फिर उसको डिवाइड करके देखते हैं कि 3 से भाग जा रहा है क्या वो। इस प्रकार से यदि ऐसा भी हो जाता है फिर आपको 7 का चेक करना पड़ेगा, यानी 7 से तो आपको भाग दे के देखना ही पड़ेगा, 7 से तो भाग दे के देखना ही पड़ेगा, ये है। और ये भी हो गया, चलो ये भी नहीं हुआ, यानी 3 से भी भाग नहीं जा रहा है, सम भी नहीं है, 7 से भी नहीं जा रहा है, तो फिर उसको है ना आप इस प्रकार से तोड़ने की कोशिश करो, 6 का भाग देने की कोशिश करो, उसमें 6 का भाग दो उसके अंदर, और फिर 6 का भाग देने के बाद में एक जोड़ो या एक घटाओ, एक जोड़ो या 6 का भाग देना है, पहले तो भाग 6, उसके बाद में एक जोड़ो या एक घटाने पर घटाने पर क्या आता है, यानी कि एक घटाओ, पहले सबसे पहले एक घटाओ या एक जोड़ो और फिर उसमें 6 का पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, ये देखना है। सबसे पहले क्या करना है, एक जोड़ना है और एक घटाना है, एक जोड़ना भी है और एक बार घटाना भी है, एक बार जोड़ के रख दो, एक बार घटा के रख दो और फिर भाग देना है 6 का, ठीक है। इस प्रकार से चेक करना है, यदि पूरा पूरा चला जाता है तो वो अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि जो अभाज्य संख्याएं होती है वो इस रूप में होती है 6x+1 और 6n-1, या इस रूप में मिल होती है, तो वो अभाज्य संख्याएं हो सकती है। नॉर्मल संख्या भी हो सकती है या फिर अभाज्य, मगर अभाज्य संख्याएं किन किन को छोड़कर, यहाँ पर 2 और 3 को छोड़कर 2 और 3 को छोड़कर बाकी सारी जितनी भी अभाज्य संख्याएं वो इसको पालन करती है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं सम अंक नहीं है, 3 का जब आप भाग दोगे तो वो भी नहीं जा रहा है किसी के अंदर भी, ठीक है। अब हम अभाज्य संख्याएं देखते हैं, ये वाला रूल लगा के देखते हैं कि सबसे पहले देखो क्या करो आप, अब जैसे ये 811 लिया है, 811 लो, 811 में क्या करेंगे हम, एक जोड़ देंगे 112 हो जाएगा और एक बार एक घटा भी दो 110 हो जाएगा। अब 6 का भाग दो, यहाँ पर 6 का भाग दिया तो 6 कम 6, फिर यहाँ पर 21 बचा, 6 × 18, 18, 6 कम 6 21 बचा और 6 × 18, 3 2 32 बचा, भाग नहीं जा रहा है यहाँ तो। और यहाँ देखते हैं तो 6 एकम 6, फिर 6 × 18, फिर जा रहा है 6 × 5 = 30, यानी कि यहाँ भाग जा रहा है। तो ये जो 811 है ये अभाज्य संख्या हो सकती है, ठीक है। इस प्रकार से, इसी प्रकार से जब आप 817 को भी चेक करते हो, 817 को भी चेक करते हो तो ये भी आपको इसी प्रकार का रूल फॉलो करती हुई दिखाई देगी, ठीक है। यानी कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस प्रकार का फॉलो करे तो वो अभाज्य संख्या हो ही, कोई ज़रूरी नहीं है, मगर सारी अभाज्य संख्याएं इसको फॉलो करती है। नॉर्मल संख्याएं भी फॉलो करती है और अभाज्य संख्याएं भी, कुछ नॉर्मल संख्याएं भी फॉलो करती है, अभाज्य संख्याएं भी, मगर हर अभाज्य संख्या इसको फॉलो करेगी, इस नियम को तो फॉलो करेगी 2 और 3 को छोड़कर, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पर यदि मैं इसको करूँ तो 818 आ जाता है और ये आपका 816 आ जाता है, घटाते हैं तो। अब आप यदि भाग देते हो इसके अंदर तो 6 एकम 6 चला जाएगा, फिर 6 एकम 6 चला जाएगा, 6 × 18 आ जाएगा और 38 बचेगा, इसमें नहीं जा रहा है। इसमें चेक करते हैं 6 एकम 6, 6 × 18 और इसमें जाएगा 6 का भाग। देखो 817 भी यहाँ से चेक करने पर हो सकती है, ठीक है। इस प्रकार से आप सारी चेक करोगे ना, हो सकती है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है चेक करना कि कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये 6+n वाली भी फॉलो कर रही है, तो हमें थोड़ा सा मुश्किल हो रही है चेक करने में। अब बाकी तो फिर क्या करना चाहिए, तो ऐसे सवालों को या तो छोड़ देना चाहिए पेपर में, क्योंकि 817 को आप किस किस से भाग देखोगे, किस किस से भाग दे के देखोगे, क्योंकि इसके टुकड़े हैं ना जो काफ़ी क्या है 13 49 कुछ इस प्रकार से दे रखे, ठीक है। तो इस सवाल को छोड़ना ही अच्छा है, तो मैं भी यहाँ पर इस सवाल को छोड़ रहा हूँ।
बाकी मैंने ये बता दिया आपको, केवल ये तीनों चीज़ें आप चेक कर लेना। यदि फॉलो नहीं कर रहा है दोनों तरफ तो आप उसको अभाज्य नहीं है ये कह सकते हो। इसके बाद भी यदि नहीं जा रहा है, इसके बाद भी यदि सारे की सारी अभाज्य आ रही है, हमें पता नहीं चल रहा है, तो फिर आप छोड़ दो सवाल को। सवाल नंबर 75 की बात करते हैं। साधारण ब्याज की कितनी दर पर कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी? स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। देखो, पहले 1 थी मूलधन, मिश्र धन कितना हो गया? 3 गुने हो गया। ये कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में राशि 1 थी, 8 वर्ष बाद कितनी हो गई? 3 गुनी हो गई। इसका मतलब क्या है कि ब्याज कितना आया है? 2 गुना आया है। ठीक है, क्योंकि राशि 3 गुनी हुई है। साधारण ब्याज में हम हमेशा ब्याज को निकालने की कोशिश करते हैं, तो ब्याज कितना आया है? 2 आया है। 1 पर 2 गुना ब्याज आया है और राशि हो गई 3 गुनी हो गई है। दोनों को जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा इस प्रकार से। तो ब्याज कितना है आपका? 2 है। 2 कितने सालों में आया है? 8 वर्ष में आया है। कितने सालों में आया है? 8 वर्ष में आया है। अब आप क्या निकालना है? आपको दर निकालनी है, तो दर निकाल सकते हो आप। देखो किस प्रकार से, मूलधन होता है आपके पास, फिर समय होता है, इंटू दर होता है, बटे 100 करते हो। ये किसके बराबर होता है? ब्याज के बराबर होता है। तो ब्याज आपका कितना है? 2, राशि कितनी है? 1, समय कितना था? 8, दर कितना है? निकालना है, x मान लिया, बटे 100 करोगे। अब बाकी सारी संख्याओं को आप क्या करोगे? उधर ले जाओगे। x इधर रखा, ये आपका 200/8 हो गया, भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 25% आ चुका है आपका। ऑप्शन नंबर कितना हो गया? 3 हो गया। सवाल नंबर 79 की बात करते हैं। इसका मान दे रखा है, इसका निकालना है। तो हम जानते हैं कि यदि ये k के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा आपका? √k²। यदि यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर माइनस आएगा, बराबर -4, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर k का मान कितना है? 7 है, तो 49 - 4 करोगे कितना हो जाएगा? √45 हो जाएगा। 45 हो जाएगा। 45 का तोड़ोगे तो 9 × 5 में टूट जाता है। 9 का √3 होता है और √5, इस प्रकार से आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो गया? 2 हो गए। सवाल नंबर 83 की बात करते हैं। दिए गए समीकरण को हल करना है, इसको हल करके बताना है अब आपको क्या मान आएगा। तो आपको क्या करना है? प्रत्येक पद को पहले अलग अलग सॉल्व करना है। ठीक है, प्रत्येक पद को पहले अलग अलग सॉल्व कर लो आप। तो नीचे से अंडू हटाने की कोशिश करते हैं, या फिर एक काम और कर सकते हो। अब यहां पर देखो, पहले 2 पदों को देखो, तीसरे पद की बात बाद में करेंगे। पहले 2 पदों को देखो आप। पहले 2 पदों में क्या है? पहले 2 पदों में क्या है? ये देखो आपका x बन रहा है और ये आपका 1/x बन रहा है, यानी कि ये इसका व्युत्क्रम बन रहा है। तो हम जानते हैं कि जब ऐसी 2 संख्याओं को हम जोड़ते हैं कि एक x है और दूसरी 1/x है, तो कितना आता है? x + 1/x कितना आता है? यदि ये संख्या a है और ये संख्या b है तो क्या होता है? 2 हो जाता है। फिर ऊपर a² + b² हो जाता है और नीचे a² - b² हो जाता है। तो इतना तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 9 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, नीचे 9 - 5 हो जाएगा। सरल करोगे तो ऊपर 2 × 14 और नीचे 4 हो जाएगा। इसका आंसर आपका 7 आएगा। x + y इतना तो 7 आ चुका है। अब इसका मान और निकालना है हमको, तो इसका कैसे निकालोगे आप? इसको और सरल कर लेते हैं अलग से। इसको सरल कैसे करोगे? नीचे से हम अंडर रूट हटाने की कोशिश करते हैं, तो इसके विपरीत साइन से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा? ऊपर तो स्क्वायर हो जाता है, ऊपर आपका स्क्वायर हो जाता है, यानी 5 + 1 हो जाएगा -2, फिर अंडर रूट 5 आएगा आपके साथ। नीचे क्या आ जाता है? 5 - 1 बन जाएगा, 5 - 1 बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा आपका, बन जाएगा। ये आपका कितना हो चुका है? 6 हो चुका है। ये -√5 हो चुका है और नीचे 4 आ चुका है। तो यहां से मान कितना आया आपका? ये आपका आ चुका है 3 - √5/2 आ चुका है। इसका मान आपका आ चुका है और इसका मान भी आ चुका है। अब दोनों को आप जोड़ दो। देखो, दोनों को यदि जोड़ते हैं तो क्या है? एक तो 7 है मेरा, एक 3 - √5 था। इन दोनों को जोड़ना है हमें। जोड़ोगे तो नीचे तो पूरे का एलसीएम 2 आ चुका है।
इधर आपका 14 प्लस 3 माइनस अंडर 5 हो चुका है। तो यहाँ पर आपका कितना होया 17, 17 माइनस अंडर 5/2 ये आ चुका है आपका। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो चुका है। इस प्रकार से आगे बढ़े। तो दोस्तों यहाँ पर अपना पेपर आज का समाप्त हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा ये आपको? आप कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसकी पीडीएफ आपको, और बचे हुए सवालों की पीडीएफ आपको योगेश मैथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा वीडियो के। और बात करें तो आपका पेपर जल्दी आने वाला है, रिजल्ट भी 1-2 दिनों में आने वाला है। तो मैं यही कामना करता हूँ कि सबका रिजल्ट अच्छा आए, और मिलते हैं इसी प्रकार के एक और सेशन के साथ। थैंक यू दोस्तों।